स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। कैंग्यू जिया से कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम्हें ऊपर जाना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पर वो इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और आगे कहती है कि अगर तुम नीचे जाना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ पर मेरी जरूरत होगी। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो जिया उससे कहती है क्योंकि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है कि मैं उसकी मेमोरीज को रीड कर सकती हूँ। पर कैंग्यू तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मेमोरीज को रीड नहीं करने वाली, मैं इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ। ये सुनकर कैंग्यू को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जिसके बाद वो आगे कहती है कि मैं अपनी एबिलिटी का इन प्रिजनर्स के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल किसी साइकोपैथी ट्रीटमेंट की तरह, और मैं ये भी बता सकती हूँ कि वो सच में गिल्टी है भी या फिर नहीं। ये सुनकर कैंग्यू को थोड़ा सा अजीब सा लगता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी ये एबिलिटी मेरे किस तरीके से काम आ सकती है। तो वो बताती है कि अभी हम लोग सेकंड फ्लोर के अंदर हैं, कि यहाँ पर वो प्रिजनर्स है जिनका नाम मिल और माइल है। वो दोनों ही सिबलिंग्स है और उनकी एबिलिटी, एक के पास समनिंग ट्रायल है और एक के पास स्पेशल ट्रायल। सबसे पहले वो लोग क्रीचर्स को समन करते हैं, फिर वो क्रीचर्स इंसानों के दिल को यहाँ पर चीर देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपना एक पपेट बना लेते हैं। और यहाँ सेकंड फ्लोर के बेसमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी मिल और माइल के पपेट्स बन चुके हैं। ये सुनकर वो बताता है कि मैं पहले ही उनकी एबिलिटीज के बारे में जानता हूँ, क्योंकि वो दोनों ही मांगो के डिसाइपल्स रह चुके हैं। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मुझे पहले इन्फॉर्मेशन पता है तो तुम ऊपर जा सकती हो, पर वहाँ पर कई सारे कॉम्बैट पपेट्स हैं जो कि वो लोन सिबलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं और वो सभी प्रिजन गार्ड्स हैं। ये सुनकर कैंग्यू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और वो आगे कहती है और अपराधियों में से और प्रिजन गार्ड्स में से अब ये पता न काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिर वो पपेट कौन सा है, पर अगर मैं उनकी मेमोरीज रीड करती हूँ तो हम उनके अंदर जो डिफरेंस है उसे बता सकते हैं। कैंग्यू कहता है पर अगर वो पहले ही पपेट्स बन चुके हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले ही मारे जा चुके हैं, तो आगे इस सब का मतलब क्या है। वो कहती है कि नहीं, असल में वो सभी जिंदा है, क्योंकि अगर वो दोनों उन्हें रिलीज कर देते हैं तो वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस पहुंच जाएंगे। कैंग्यू कहता है कि अब यहाँ पे ऐसा कोई भी सवाल पैदा नहीं होता कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे। जिया कहती है कि यहाँ पे एक तरीका है, मैं उन्हें कन्विंस कर सकती हूँ, पर कैंग्यू उसे समझाता है कि जिस तरीके की अभी तुम्हारी हालत है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो जिया कहती है कि मैं एक माँ बनने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं एक प्रिजन गार्ड हूँ, इसलिए मुझे एज अ प्रिजन गार्ड मेरी ड्यूटी को फुलफिल करना होगा। ये सुनकर कैंग्यू को अपने बड़े भाई की याद आ जाती है, पर वो यहाँ पर पूरी तरह से चुप रहता है। वो कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो जिया को अपनी एबिलिटी से कवर करने लग जाता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। कैंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक ग्लोब के अंदर उसे यहाँ पर कैद कर देता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी। कैंग्यू उसे बताता है कि ये मेरी एबिलिटी है, इसकी वजह से जितने भी डेंजरस सिचुएशंस रहेंगी मैं तुम्हारी इस तरीके से रक्षा कर सकता हूँ। ये देखकर वो कहती है कि ये ठीक है, पर फिर भी ये सच में काफी ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ना चालू करते हैं, पर थोड़े ही आगे बढ़ने के बाद उन दोनों के सामने कई सारे पपेट्स आने चालू हो जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल एंजल्स की तरह या फिर बिल्कुल रोबोट्स की तरह लग रहे थे। उन पपेट्स को देखकर जिया कहती है कि ये माइल की एबिलिटी है, इसलिए जिया कैंग्यू को बताती है क्योंकि ये माइल की एबिलिटी है, इसलिए तुम्हें इस चीज के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर कई सारे प्रिजन गार्ड्स हो सकते हैं। वो कहता है तो बताओ आखिर यहाँ पर कौन प्रिजन गार्ड है। जिया अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और वो उनको देखती है कि आखिर उनमें से यहाँ पर कौन गार्ड है, और उसे थोड़ी देर में पता चल जाता है कि जो पीछे खड़े हुए पपेट्स है वो दोनों असल में प्रिजन गार्ड्स है। इसलिए वो कैंग्यू से कहती है कि सबसे पहले शांत हो जाओ और काफी ज्यादा आसानी से उनके अंदर जो डिफरेंस है उसको देखो, पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे ही पहले कैंग्यू उसे यहाँ पर कवर करने लग जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी और वो कहती कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पर वो पूरी तरह से एक डार्क ग्रुप के अंदर कवर हो जाती है और इस तरीके से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर जो भी हो यहाँ पर वो देखे। वो बार बार कैंग्यू को आवाज दे जा रही थी, पर अब उसकी आवाज भी आना बंद हो जाती है। जिसके बाद कैंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि उन सभी में अंतर बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिर कौन पपेट है और कौन प्रिजन गार्ड, इसलिए जो प्रिजन गार्ड होते हैं उन्हें वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पहले ही पकड़ लेता है। ये देखकर दूसरे पपेट्स उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल पंच बनाता है और जैसे ही वो काफी ज्यादा करीब आ जाता है तो वो एक ही मुक्के में पपेट के मुंह को यहाँ पर तबाह कर देता है। फिर वो आगे कहता है कि यहाँ पर मरने वाला एक प्रिजनर था, ये चीज तो पूरी तरह से ऑब्वियस है। जिसके बाद बाकी सभी पपेट्स भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके ऊपर अटैक कर यहाँ पर सभी को एक ही बार में मार देता है।
जिसके बाद वो पपेट फिर से उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके ऊपर अटैक करता है और सभी के मुंह को यहाँ पर तबाह करता हुआ चला जाता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपनी एबिलिटी से उनके ऊपर स्पीयर्स बनाता है और सभी को बीच में से चीरते हुए उनके यहाँ पर छातियों में छेद कर देता है। और ऐसा कर उसने जितने ही पपेट्स यहाँ पर खड़े हुए थे उन सभी को मार दिया था। पर दूसरी तरफ हमें माइल और मिल का भी सीन दिखाते हैं, जो कि ऑप के अंदर से ये सब देख रहे थे। उन्हें भी ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आखिर केंगयू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखकर मिल उससे कहते हैं कि ओपा, ये स्ट्रेंजर देखने में ऐसा लगता है कि ये हमारे टीचर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने सही कहा ना। माइल उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो वो आगे कहती है, तो क्या ये उस औरत से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? ये सुनकर अब उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहता। तो मिल आगे कहती है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और वो अपने भाई की बाह को पकड़ लेती है। ये देखकर माइल उससे कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, और हमें उसके आसपास कई सारे पपेट्स को दिखाते हैं जो कि उनको घेर कर खड़े हुए थे। साथ ही वो यहाँ पर लाशों के ऊपर खड़े थे। वो उससे कहता है कि वो हमें इतने ज्यादा रेकलेसली यहाँ पर नहीं मार सकते। जिसके बाद जिया जोर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहती कि आखिर ये क्या था, आखिर तुमने मुझे इस तरीके से लॉकअप करके क्यों रखा हुआ है? केंगयू कहता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पहले इसके बारे में बता देना चाहिए था, मुझे माफ कर देना। जिसके बाद जिया उससे पूछती कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। केंगयू उसे बताता है कि जो प्रिजन गार्ड है उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है और जितने प्रिजनर्स यहाँ पर थे उन सभी को मार दिया है। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती क्या मार दिया है? पर केवल मारने का काम तो केवल 5th फ्लोर के अंदर ही होने वाला था ना। केंगयू उसे बताता है कि मैंने खुद ने ही उन सभी को मार दिया। ये सुनकर वो कहती क्या मुझे माफ करना, क्या तुमने खुद ने उन्हें यहाँ पर मार दिया? वो कहता है क्या यहाँ पर चीज में कोई दिक्कत है? वो कहती कि आखिर ये आइडिया किसका था? वो बताता है कि ये मेरा आइडिया है। जिया हैरान थी और कहती क्या चीफ इसके लिए एग्री है? तो वो कहता है कि हाँ। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती कि अगर तुम यहाँ पर ये सब करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? जिसके बाद वो हताश होते हुए केंगयू से कहती क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? केंगयू कहता है कि मैंने एज ए प्रिजन गार्ड अपनी ड्यूटीज को यहाँ पर फुलफिल किया है, तो क्या यहाँ पे कोई चीज में दिक्कत है? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रिजन गार्ड की जॉब बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो किसी यहाँ पर प्रिजनर को मार सकता है। उसकी जॉब यहाँ पर उसकी रक्षा करने की है और ये एक प्रिजन गार्ड की जॉब होती है। पर केंगयू उससे कहता है कि बहुत हुआ, मैं इस तरीके की आइडियलिस्टिक चीज सुनकर अब काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जैसे कि हीरो का काम किसी की जान बचाना होता है, ना कि किसी की जान लेना। केवल नियम ही है जो कि इंसान को जज कर सकता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में एक भारी आवाज में कहता है, और इंसान का परिणाम क्या होता है जो कि इस आइडियल जैसी चीजों को आगे लेके जाते हैं, मुझे इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से पता है। उन प्रिजनर्स ने न जाने कितने ज्यादा इनोसेंट लोगों की जान ली है, इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता कि भले ही मैं एक प्रिजन गार्ड हूँ या फिर एक हीरो ही क्यों ना हूँ। मैंने इस चीज को रियलाइज कर लिया है कि मुझे ये चीज काफी लंबे समय पहले ही कर देनी चाहिए थी, जैसे ही मुझे मौका मिल रहा था। इसलिए जो इंसान अपने आप को इंसान मानता ही नहीं है, मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती कि केंगयू, पर वो लोग फिर भी इंसान हैं। ये सुनकर केंगयू का पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है और वो गुस्से में कहता है क्या यानी तुम सच में इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही हो? मुझसे तुम ये कहना चाहते हो कि वो इंसान है? 2nd फ्लोर बेसमेंट के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें 100 नहीं 1000 से भी ज्यादा लोगों को मारा है, वो केवल मौत ही डिजर्व करते हैं, कुछ और नहीं। जिसके बाद वो आगे कहता है कि भले ही पास्ट में इस चीज के लिए कितनी कंट्रोवर्सी चली हो कि किसी को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए या फिर नहीं, पर इसकी वजह से काफी ज्यादा अनफेयर लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। भले ही तुम्हारे पास एक साइकोपैथिक एबिलिटी है जिसकी वजह से तुम उनके सेंस कर सकती हो कि आखिर उन्हें कैसा महसूस होता है, पर जिया तुम भी ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानती हो। जिया कहती है कि पर उन सभी की खुद की एक स्टोरी है। ये सुनकर वो कहता है यानी तुम कहना चाहती हो कि स्टोरी है? वो कहती है कि मिया और मिलन उन लोगों की स्टोरी है। ये सुनकर वो कहता है कि बहुत हुआ जिया, इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी की खुद की एक स्टोरी है। तुम्हें क्या लगता है कि जो उनके विक्टिम्स थे उनकी खुद की कोई स्टोरी नहीं होगी? पर अब सच में इस चीज से कोई जरा सा फर्क पड़ता भी है कि वो यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाते हैं या फिर डेथ पेनल्टी के अंदर यहाँ पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। पर जिया अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो डेथ पेनल्टी होती है वो सभी के लिए अलग अलग होती है। वो कहता है कि अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अगर तुम बार बार यही करती रही तो मैं सच में तुम्हें ऊपर भेज दूंगा। ऊपर से मतलब इस
असाइलम से बाहर, ना कि ऊपर, और उसके बाद मैं ये सारी की सारी चीजें खुद के अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। अब केंग्यू के मुंह से इस तरीके से बातें सुनने के बाद वो सच में बहुत ही ज्यादा डर जाती है और पूरी तरह से पसीना पसीना हो जाती है। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि अब उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। जिसके बाद अब केंग्यू और जिया कुछ देर के बाद आगे बढ़ना चालू करते हैं और थोड़े ही आगे बढ़ने के बाद उनके सामने फिर से कई सारे पपेट्स आ गए थे, जो कि पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, बिल्कुल किसी नाइट की तरह। केंग्यू उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे प्रिजन गार्ड्स कौन है, तो वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बताती है कि जो पीछे खड़े हुए 3 है वो यहाँ पर प्रिजन गार्ड्स है। ये सुनकर वो कहता है कि समझ गया, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो जिया के ग्लो को पूरी तरह से डार्क कर देता है, जिससे उसे यहाँ पर कुछ भी ना दिखे। पर उसको इस तरीके से देखकर वो कहती है कि जब केंगू को इसके बारे में पता चलेगा वो सच में काफी ज्यादा उदास होगा। ये सुनने के बाद केंगू को और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और जैसे ही वो पपेट्स उसके ऊपर अटैक करना चालू करते हैं, वो अपने आप को जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाता और न ही वो इस बार इस अटैक को यहाँ पर डॉज करता है। ये देखने के बाद वो पपेट भी काफी ज्यादा हैरान था कि वो अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला, पर उसका हथियार यहाँ पर चकनाचूर होने के लिए तैयार था। जिसके बाद केंगू के अंदर का गुस्से का उबाल फूटता है और उसे बार बार यही बात याद आ रही थी कि अगर केंगू को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। वो इसकी वजह से सच पूरी तरह से डूबता चला जा रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर से निकलने वाली इंटेंस एनर्जी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होती है, जो केवल देखते ही उस पपेट को यहाँ पर खत्म कर देती है। जिसके बाद केंगू अपने पावर्स को बहुत ज्यादा पोटेंशियली रिलीज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करता है और वो बहुत ही ब्रूटली उन सभी को मारता हुआ चला जाता है। इसकी वजह से जमीन में छेद तक हो गया था और उसे उन सभी की बातें याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से के साथ केवल पंचेस से उन सभी को मारता जा रहा था। वो सब चीजों को याद करते हुए जितने ही पपेट्स उसके सामने फिर से आना चालू होते हैं, वो अब अपने मोड को इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पर कई सारी एनर्जी बॉल्स बना लेता है, जिनको वो उन पपेट्स के ऊपर छोड़ देता है। साथ ही हमें बताया जाता है कि जितने भी लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि आखिर मुझे कितना ज्यादा गुस्सा है और मेरे अंदर कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। वो कहते हैं कि वो इस चीज को मानते हैं। उसके भाई ने भी ये कहा था और जिया भी उससे यही कह रही है। इसकी वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि अगर तुम केवल इस चीज को क्यों नहीं मान लेते कि ये चीज फॉर्चुनेट हो या फिर अनफॉर्चुनेट, पर जो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर भरी हुई है वो केवल उनको मानने के बाद ही खत्म हो सकती है। इसलिए मुझे धीरे धीरे कर कर उसे रिलीज करने की जरूरत है, बस थोड़ा थोड़ा कर कर। और ऐसे ही करते हुए केंगू जितने ही पपेट्स अब उसके सामने आते हैं उन सभी को वो अपनी एनर्जी बॉल्स के अंदर कैप्चर करता है और उन्हें यहाँ पर किसी फटाके की तरह फोड़ देता है। ये बिल्कुल हावेंग के स्टाइल की तरह दिखता है और इसकी वजह से यहाँ पर पूरे में खून की बारिश होना चालू हो जाती है। केंगू इसी को ही देख रहा था और हमें पता चलता है कि सिनका है जो कि ऊपर से इसको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा थ्रिल्ड हो रही है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये तो सच में पहले से और भी ज्यादा कूल होता जा रहा है। जिसके बाद उनके सामने और भी कई सारे पपेट्स आते हैं, पर केंगू केवल एक ही पंच के साथ उन सभी के सिर को फटाकों की तरह फोड़ते हुए उन सभी को मारता हुआ चला जाता है। फिर थोड़े आगे जाने के बाद सिया उसे बताती है कि पीछे खड़े हुए 3 प्रिजन गार्ड्स हैं। केंगू उससे कहता है कि रुको, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, पर तभी अचानक एक अजीब तरीके की हलचल होना चालू होती है और जैसे ही उसका ध्यान साइड में जाता है और तभी वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा गेट खुलता है और मिया और मिल दोनों ही वहाँ से बाहर आने चालू कर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और हमें दिखता है कि वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक सा मॉन्स्टर है जो कि अपने हाथों से ही उस गेट को यहाँ पर खोलकर उन दोनों के लिए आगे आता जा रहा है। केंगू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों यहाँ पर खुद ही मुझसे मिलने के लिए आ गए, इसलिए लगता है कि अब इस चीज से मुझे काफी ज्यादा कम परेशानी होगी। वो आगे कहता है कि तुम दोनों से भी मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। जिया उन दोनों को ये आवाज देती है, मिया और मिल। ये देखकर वो दोनों उससे कहते हैं कि प्रिजन गार्ड जिया, आखिर तुम हमारे पास क्यों नहीं आ जाती, हम तुम्हें जन्नत भेज देंगे। केंगू उन दोनों से कहता है कि अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर रिलीज करो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर बिना किसी दर्द के जाने दूंगा। पर ये देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें यहाँ पर मारा ना जाए। केंगू कहता है कि जैसे कि फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर पर मैंने उन्हें यह चॉइस दी थी कि या फिर वो यहाँ पर मर सकते हैं या फिर कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन सकते हैं, पर तुम्हारे जैसे जानवर जो कि हजारों लोगों को मार चुके हैं जिसकी वजह से वो सेकंड फ्लोर पर है, वो केवल मौत को ही डिजर्व करते हैं, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। माइल कहता है कि आउटलैंडर, मैंने सुना था कि तुम हमारे टीचर के कलीग थे। मिल कहती है कि तुम उस औरत की भी एक साथी हो जिसने हमें पकड़ा था, पर तुम उससे काफी ज्यादा अलग हो, तुम्हारा एटमॉस्फेयर उससे काफी ज्यादा डिफरेंट
डिफरेंट है। मिल चिल्लाते हुए कहती है कि तुम डेफिनेटली हेल के अंदर जाने वाले हो। ये सुनकर वो कहता है कि मिल यहाँ पर शांत हो जाओ। कैंग्यू कहता है तो चलो देखते हैं कि आखिर सबसे पहले नरक में कौन जाएगा, और वो उन दोनों को मारने के लिए अपने फिस्ट को रेडी कर लेता है। पर माइल उससे कहता है कि अगर तुम हमसे वादा करते हो कि तुम हमें यहाँ से जाने दोगे तो हम हमारे एबिलिटीज को यहाँ पर अनलीश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर कैंग्यू गुस्से में उसे इस चीज के लिए मना कर देता है। पर जिया ये देखकर मिल और माइल को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम केवल यहाँ की सिचुएशन को और भी ज्यादा बेकार कर रहे हो, जल्दी से कंट्रोलिंग डिवाइस गैरेज के अंदर चले जाओ। पर वो दोनों ही जिया को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हम लोगों ने किसी भी तरीके का डेडली क्राइम नहीं किया है, तुम ये चीज काफी अच्छे तरीके से समझती हो। ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पर रिफ्यूज किया था। जिया उससे कुछ कह पाती उससे ही पहले कैंग्यू कहता है कि यहाँ पर इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है, मैं इस तरीके की किसी जानवर से अब यहाँ पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा खतरनाक आंखों से उन दोनों को देखना चालू कर देता है। इसकी वजह से जिया तक यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद कैंग्यू अपनी एनर्जी से एक तलवार जैसी बना लेता है और वो कहता है कि ये ठीक है, इस चीज में कोई भी ज्यादा अलग चीज नहीं है, वैसे भी सभी जानवरों को थोड़ा बहुत तो दर्द महसूस करना ही पड़ता है। माइल कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना चाहते, अगर तुम हमारी साइड की स्टोरी सुनोगे तो जरूर तुम हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हो जाओगे। पर कैंग्यू अब एक हथौड़े को बनाते हुए उससे कहता है कि मैं इस चीज के लिए रिफ्यूज करता हूँ। ये देखकर जिया उसको चिल्लाते हुए रोकने की कोशिश करती है और कहती है अगर तुम उनसे बात करते हो तो तुम इस चीज को आसानी से भी सुलझा सकते हो। पर कैंग्यू उसे यहाँ पर कवर कर देता है और कहता है कि प्लीज वहीं पर रहो। जिसके बाद कैंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए रोप्स बनाता है और उन दोनों को यहाँ पर रोप्स में जकड़ लेता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा दर्द हो रहा था और उसने उन्हें हवा में लटका दिया था। जिसके बाद कैंग्यू आगे कहता है कि मुझे एक विलेन की तरह टॉर्चर करने के कई सारे मेथड्स के बारे में पता है और मैं उन्हें काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, पर मुझे इसके बारे में नहीं पता कि अगर तुम इसके बारे में पता भी चल जाएगा तो क्या ये चीज तुम्हारे लिए जरा सी हेल्पफुल होगी भी या फिर नहीं। पर दोनों अचानक यहाँ पर कन्वर्ट होना चालू कर देते हैं। उन दोनों के अंदर से लाइट आती है और वो कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर तुमसे बात करने की कोशिश करी पर तुम कोई इंसान नहीं हो और हम लोग ना ही कोई जानवर है और ना ही कोई मॉन्स्टर। पर अचानक ही उन दोनों की जगह पर यहाँ पर दो कोई और प्रिजनर्स आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो दोनों आगे कहते हैं कि हम लोग भी इंसान हैं, बस कुछ स्पेशल पावर्स के साथ। और हमें दिखाते कि कैंग्यू काफी ज्यादा गुस्से में उन दोनों को यहाँ पर फटाकों की तरफ फोड़ देता है। और माइल आगे कैंग्यू से कहता है पर आखिर क्यों लोग हमें अलग तरीके से क्यों देखते हैं, आखिर उनमें और हम लोगों में क्या अंतर है। और ये कहते हुए कैंग्यू के सामने कई सारे ब्लैक एंड व्हाइट पपेट्स आकर खड़े हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। पर कैंग्यू काफी ज्यादा गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और उन सभी के गलों को काटते हुए 1 सेकंड में आगे निकल जाता है और कहता है कि ये कमीनी फीलिंग ये काफी ज्यादा दर्द देती है। और उसका इस तरीके से गुस्से वाला चेहरा मिल को यहाँ पर बहुत ज्यादा डराने के लिए काफी था, वो पसीना पसीना हो गई थी। माइल कहता है क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद करूँ, पर वो कहती है कि नहीं, उसका ये डिफेंस सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें दिखाते हैं कि माइल के पास यहाँ पर 2 एंजल्स थे जो कि यहाँ पर उसकी रक्षा करने के लिए थे। पर तभी मिल उसे कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करती हूँ और वो अपने समनिंग मैजिक को यहाँ पर कास्ट करती है और कैंग्यू के सामने अचानक यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी अरे आ जाती है जिसके अंदर से यहाँ पर कई सारे क्रीचर्स थे जो कि समन होना चालू हो जाते हैं। और यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स कैंग्यू से लड़ने के लिए बिल्कुल किसी आर्मी की तरह आकर खड़े हो गए थे। कैंग्यू ये देखकर गुस्से में कहता है तो अच्छा ये एक पावर होती है एक समनर की, पर एक रियल ह्यूमन से इसे जरा सा भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच दे मारता है जिसकी वजह से वो एक क्रीचर एक ही पंच के अंदर यहाँ पर मर गया था। जिसके बाद वो अपने लात और घूंसे चलाना चालू करता है। वो कई सारे क्रीचर और मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, पर कैंग्यू अपने स्टार को बनाता है और उनके ऊपर उसे अटैक कर देता है जिसकी वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर तेजी से मरना और कटना चालू हो जाते हैं। एक स्ट्राइक में कईयों की मुंडी गायब कर देता है और कईयों के हाथ पैर। सच में ये देखना काफी ज्यादा ब्रूटल है क्योंकि वो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह बनता चला जा रहा था। ये देखना मिल के लिए भी काफी ज्यादा हैरानी वाला था। वो सच में इसकी वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अपनी आंखों पर जरा सा ही भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वो माइल से कहती कि आखिर उसे यहाँ पर और कितना ज्यादा समय लगेगा। वो कहता है कि लगता है कि बस 10 मिनट और। ये देखकर मिल कहती कि 10 मिनट के लिए तो मैं इसको रोक ही सकती
हूँ, ये ज्यादा लंबा नहीं होगा। इसलिए वो झल्ली से अपने दांतों से अपनी अंगूठे को काटती है और एक और काफी ज्यादा पावरफुल समनिंग को यहाँ पर चालू करने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो यहाँ पर समनिंग को कास्ट कर पाती उससे ही पहले यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और देखते ही देखते उनके ऊपर की छत यहाँ पर फट जाती है और उसकी वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो गया था, जिसकी वजह से वो दोनों भी कहते कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वो दोनों खांसने लग गए थे, पर तभी उनके सामने केंग्यू आकर खड़ा हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि अब इसके बारे में सोचना भी मत। अगर मैंने तुम दोनों को एक एक कर पकड़ा तो तुम दोनों के लिए ये चीजें खत्म हो जाएंगी, इसलिए जल्दी से अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर बंद करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और वो उस छत को देखकर कहते हैं कि ये दीवार, आखिर इसके पास असल में कितनी ज्यादा एबिलिटीज हैं। केंग्यू अपनी एबिलिटी को रिलीज करते हुए उन दोनों से कहता है कि अपनी एबिलिटी को झल्ली यहाँ पर बंद करो, जिसकी वजह से अब वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर माइल यहाँ पर हार अभी भी नहीं मानता, इसलिए वो झल्ली से अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर और भी कई सारे मैजिकल सर्कल्स को बनाता है और वहाँ पर कई सारे एंजल्स को समन कर लेता है, जो कि यहाँ पर उसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे। माइल एक एक कर उन सभी एंजल्स के नाम बताना चालू करता है, क्योंकि वो असल में काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटीज थे। पर जैसे ही केंग्यू को इसके बारे में पता चलता है, वो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर कई सारे स्ट्राइक्स लगाता है और उनके कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो कई सारे मल्टीपल लेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हो। ये देखना उन दोनों भाई बहनों के लिए काफी ज्यादा हैरानी वाली बात थी। वो ये देख कर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और माइल फिर से अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है। वहाँ पर जितने प्रिजन गार्ड्स बेहोश पड़े हुए थे उन सभी को कंट्रोल करता है और उन्हें अपना पपेट बनाते हुए उनको आगे कर देता है और उससे डरते हुए कहता है कि हम लोगों से दूर रहो, अगर तुमने हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दिया तो सारे के सारे प्रिजन गार्ड। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले केंग्यू उससे कहता है, अगर तुमने अपनी एबिलिटी को यहाँ पर खत्म नहीं किया और सभी प्रिजन गार्ड्स को नहीं छोड़ा तो तभी माइल को ये पता चलता है कि उसकी बहन साइड में से गायब हो गई थी, क्योंकि केंग्यू ने उसे अपनी एबिलिटीज के साथ यहाँ पर पकड़ लिया था। और केंग्यू आगे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन को एक काफी ज्यादा दर्द भरी मौत दूंगा और वो उसे काफी ज्यादा पावरफुल शॉक्स देना चालू करता है, जिसकी वजह से मिल यहाँ पर चिल्लाना चालू कर देती है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती कि ओपा मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये बहुत ज्यादा दर्द है। वो यहाँ पर चीख चीख कर चिल्ला रही थी, पर केंग्यू को यहाँ पर जरा सी भी दया नहीं आती। ये देख कर माइल बहुत ज्यादा सहम जाता है और वो हार मानते हुए कहता है कि मैंने इसे बंद कर दिया, मैंने इसे बंद कर दिया। और वो अब आकर जमीन पर बैठ गया था। सच में उसकी हालत देखना काफी ज्यादा खराब सी लगने लगी थी। वो आगे कहता है कि मैं इस सब के बदले में प्रिजन गार्ड जिया से बात करना चाहता हूँ। केंग्यू कहता है कि तुमने अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर बंद कर दिया, तो वो कहता है कि हाँ बंद कर दिया। केंग्यू कहता है कि सबसे पहले अपनी एबिलिटीज को बंद करो, जल्दी से अपनी एबिलिटीज को बंद करो। और वो उसको यहाँ पे इतनी ज्यादा खौफनाक तरीके से देखता है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ठीक है हम इसे बंद कर देंगे। जिसके बाद मिल और माइल मिलकर यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी प्रिजन गार्ड थे वो सभी होश में आने चालू हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर जितने भी कैदी थे और प्रिजन गार्ड्स थे वो सभी यहाँ पर पूरी तरह से रिलीज हो गए थे। वो कहते कि आखिर हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ था, पर वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले केंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और किसी विप की तरह उनके ऊपर घुमाता है, जिसकी वजह से उनके दो टुकड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पर मरकर गिर जाते हैं। माइल और मिल ये देख बहुत ज्यादा हैरान थे और सभी के सभी प्रिजन गार्ड्स भी ये देख काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन सभी के सामने यहाँ पर कई सारे प्रिजनर्स मारे जा चुके थे। वो सभी काफी हैरान थे और वो केंग्यू से कहते कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर वो उन लोगों से कहता है कि तुम सभी जल्दी से जल्दी ऊपर जाओ। ये सुनकर वो कहते हैं कि हम समझ गए और वो जल्दी से यहाँ से भागकर निकल जाते हैं। जिसके बाद माइल केंग्यू से कहता है कि हमने हमारी एबिलिटी को यहाँ पर स्टॉप कर दिया है, तो तुम्हें भी अपने प्रॉमिस को यहाँ पर फुलफिल करना होगा। केंग्यू कोल्ड सी आंखों से उन दोनों से कहता तो चलो ठीक है, हम लोग चलकर मिस जिया से मिलते हैं। और उसको इस तरीके से देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे, पर वो आगे कहता है कि सबसे पहले हमें इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई प्रेग्नेंट लेडी इस तरीके की किसी चीज को देखे। जिसके बाद केंग्यू जिया के पास आकर उसकी जो ऑर्ब होता है उसे यहाँ पर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से अब उसे चीजें देखना चालू हो जाती हैं और वो हैरान होते हुए कहती कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। तो वो बताता है कि यहाँ का काम पूरा हो चुका है, उन दोनों की एबिलिटीज यहाँ पर रिलीज हो गई हैं, जिसकी वजह से जितने प्रिजन गार्ड्स थे वो सभी यहाँ से जा चुके हैं। पर जिया बहुत ज्यादा हैरान होते हुए मिल और माइल के बारे में पूछती है। केंग्यू बताता है कि वो दोनों तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे और केंग्यू कहता है कि वो अपने मरने से पहले तुम
तुमसे यहाँ पर बात करना चाहते थे। जिया अभी भी केंग्यू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो बच्चे हैं, इसलिए वो कंट्रोलिंग डिवाइस को पहन सकते हैं, पर केंग्यू उससे कहता है कि मुझे बार बार अपने आप को दोहराने पर मजबूर मत करो, क्योंकि सेकंड फ्लोर बेसमेंट के अंदर जितने भी जानवर हैं उनने कई सारे इंसानों को मारा है, जिसकी वजह से वो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। जिसकी वजह से वो फिर से बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। माइल घबराते हुए जिया से कहता है कि सच में हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमें मरना होगा। ये चीज पूरी तरह से सही है, प्लीज हमारे एग्जीक्यूशन को यहाँ पर जस्टिफाई करो, कुछ तो यहाँ पर बोलो। वो दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, पर जिया अब केंग्यू के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, इसलिए वो उससे कहता है कि चीज को जल्दी खत्म करो। इसलिए जिया काफी ज्यादा घबराते हुए और अपनी लंबी लंबी सांसों को संभालते हुए उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को सच में यहाँ पर मरना होगा। अब उसकी मुंह से इस तरीके की बातें सुनने के बाद उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें अब यहाँ पर एक उम्मीद दिख रही थी कि शायद वो यहाँ पर बच सकते हैं, पर अब वो भी यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो गई थी, क्योंकि केंग्यू के सामने वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। अब उन लोगों के बीच में कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। केंग्यू पूछता है कि यहाँ पर कुछ और है जो कि तुम्हें बात करनी है, इसलिए वो जिया से फिर से बात करने की कोशिश करते हैं, पर तभी केंग्यू उसको रोकते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने प्रॉमिस को पूरा किया। जिसके बाद वो जिया के ग्लोब को यहाँ पर फिर से डार्क कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब समय आ चुका है तुम्हारे एग्जीक्यूशन का। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डरते हुए आंखों में आंसू लेकर रोते हुए कहते कि प्लीज हमारी जान को बख्श दो, प्लीज हमारी जान को बख्श दो। और वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, पर केंग्यू को उसके ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आता। वो दोनों छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। पर वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि अचानक ही वहाँ पर मैंगो आ गया था, जिसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यानी एक मैजिक शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया था। वो दोनों भी अपने टीचर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और केंग्यू भी उसको यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो मैंगो के इतने ज्यादा बड़े होलोग्राम को देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो थोड़ी देर तक तो इसके बारे में सोचता है कि क्या ये इन दोनों ट्विंस की एबिलिटी है, जिसकी वजह से उन्होंने किसी तरीके की यहाँ पर इल्यूजन को समन किया है। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं, बेसमेंट 2 के क्रिमिनल्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इस तरीके की लेवल का डिफेंस मैजिक इस्तेमाल कर सके। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंगो की एबिलिटी है जो कि उसने खुद नहीं इस्तेमाल की है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि आखिर उसने इस तरीके की डिफेंस मैजिक को उन लोगों के ऊपर क्यों कास्ट किया होगा। जिसके बाद वो आगे अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल रिलीज करते हुए कहता है कि अब कुछ भी हो, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर मैं इन्हें मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और केंग्यू अपने एक ही झटके में उस बैरियर को यहाँ पर तोड़ देता है। पर वो देखता है कि यहाँ पर और भी कई सारे मैजिकल सर्कल्स बने हुए थे, जिसकी वजह से इन बैरियर्स को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये देखकर केंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा गालियां देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हो। और वो काफी ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ उन सभी मैजिकल सर्कल्स को यहाँ पर तोड़ना चालू करता है, पर वो जितनी ज्यादा तोड़ता जाता है उतने ही सारे बैरियर्स उसके सामने आते चले जाते हैं। नरेटर आगे कहता है कि केंगो ने मैंगो के भले कितने ज्यादा बैरियर्स को यहाँ पर क्यों न तोड़ दिया हो, पर फिर भी उसे भी अब ऐसा महसूस होने लग गया था कि जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जिसे वो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा था। और वहीं उसे अपने पास की एक मेमोरी याद आती है कि जहाँ पर केंग्यू और उसके बाकी सभी के सभी पार्टनर्स एक पार्क में घूमने के लिए आए हुए थे और मैंगो यहाँ पर कई सारे बच्चों को खिला रहा था। सिल्वर ये देखकर उसे कहता है कि ये बूढ़ा आदमी कभी भी चीज से नहीं थकता। तो मोंग हंसते हुए कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है कि जब हम लोगों की शादी हो जाएगी तो हमारे भी इस तरीके के बच्चे होंगे। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे जैसे टू टाइमर से काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। तो वो कहता है कि मैं कभी भी चीट नहीं करूंगा। तो लॉरेंस उससे कहता है कि सीरियसली तुम इस तरीके से लड़ना बंद करो यार। पर तभी मांगो उन सभी को चिल्लाते हुए कहता है वहीं बैठकर दूसरे हम लोगों को इस तरीके से देखो मत, पास आओ और हम लोगों के साथ खेलो। जिसके बाद केंग्यू के अलावा जितने भी साथी होते हैं वो सभी बच्चों के साथ खेलना चालू कर देते हैं। तभी मैंगो केंग्यू के पास आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें बच्चों की तरह हरकत करना पसंद नहीं है।
वो कहता है कि नहीं, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर बच्चों से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए किया करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तब तुम बच्चे थे, बिल्कुल वैसे ही। कैंग्यू बताता है कि मेरे जन्म के कुछ समय के बाद ही मेरे पेरेंट्स चल बसे थे, तो केवल फैमिली के नाम पर मेरा बड़ा भाई है जो कि मेरे साथ है। मैंगो ये सुनकर पसीना पसीना हो जाता है और उसे फिर माफी मांगता है क्योंकि उसे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जिसके बाद वो कैंग्यू से और बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, यानी बच्चों की तरह एक्टिंग करना। ये सुनकर कैंग्यू कहता है क्या? तो वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी इस चीज की केपेबल नहीं हो कि तुम इस तरीके कोई एक्सप्रेशन दे सको, पर मैंने पूरी तरह से हर बात को मजाक नहीं किया था। अगर तुम्हारे लिए ये चीजें जरा सी भी टफ हो जाती हैं, तो तुम मेरे पास आ सकते हो और किसी बच्चे की तरह एक्टिंग कर सकते हो और मैं तब तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करूंगा। पर इसके लिए कैंग्यू को कभी समय ही नहीं मिला, क्योंकि जब हावेंग से लड़ाई हुई तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वहाँ पर बारिश में जैसे ही वो आसपास देखता है तो उसके जितने भी साथी थे उसके आसपास वहाँ पर मरे पड़े हुए थे। इसकी वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि आंसुओं के बजाय उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। पर वही मैंगो उसे शांत करते हुए कहता है कि ये चीज पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से ठीक है, सारी चीजें पूरी तरह से ठीक है, तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वो इसी तरीके से बैरियर तोड़ने में लगा हुआ था, पर फिर वो शांत हो गया था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर वो कई सारे बैरियर्स को तोड़ रहा था, पर अब केवल मैंगो का एक ही बैरियर बचा हुआ था, पर अब वो यहाँ पर रुक जाता है। मैंगो भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, पर कैंग्यू अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी को यहाँ पर रिलीज करता है और जिया को छोड़ देता है और वो जिया से कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेमोरीज को रीड कर सकती हो अपनी एबिलिटी से। वो कहता है कि प्लीज अपनी एबिलिटी से मेरे लिए इसको रीड करो, मैं चाहता हूँ कि ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर क्या सोच रहा है, मुझे इसके बारे में जानना है। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है, क्या हीरो मैंगो? फिर वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि ये है, और उसके हाथ में यहाँ पर उन तीनों का होलोग्राम आ जाता है। यही मेमोरी स्टोरी है जो कि हीरो मैंगो की एबिलिटी से यहाँ पर निकल कर आई है। कैंग्यू ये देखकर कहता है कि भाई ये देखना काफी ज्यादा अनप्लीजेंट है। वो कहती है कि भाई देखने में तो ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। वो पूछता है कि आखिर इसकी मेमोरी के अंदर ये सारे खूनी क्यों हैं? तो वो कहता है कि उसी की एबिलिटी की वजह से यहाँ पर कास्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के इनको यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हूँ। पर कैंग्यू उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर केवल जस्ट इन केस बता रहा हूँ कि भले यहाँ पर कैसी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, पर मैं किसी भी खूनी को यहाँ पर बिना मारे नहीं रहने वाला, मैं इनको एग्जीक्यूट कर रहूंगा। ये सुनते ही वो दोनों मैंगो से चिपक जाते हैं। जिया उससे कहती है कि ठीक है, और वो कहती है कि ये लो, और वो उन दोनों को उसके ऊपर छोड़ देता है। जिसके बाद कैंग्यू को आज से काफी लंबे समय पहले की एक मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर ऑक्शन के दौरान उन एबिलिटी यूजर्स को बेचा जा रहा था जो कि काफी ज्यादा गरीब थे, और इस जगह पर ऐसे कई सारे लोग थे जो कि मैजिक एबिलिटी यूजर थे, पर उन्हें एज अ स्लेव यहाँ पर बेचा जा रहा था। और साथ ही यहाँ पर मिल और माइल थे जिनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, और वो केवल तब 6 साल के थे, तब उन्हें एज अ स्लेव बेचा जा रहा था। अब स्टोरी फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हमें मिया और माइल के पास्ट के बारे में बताया जाता है, और हमें एबिलिटी यूजर की ऑक्शन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड में ऑक्शन चल रही थी, और ये ऑक्शन केवल वीआईपी के लिए ही ओपन की गई थी, जिससे वो रेयर एबिलिटी वाले लोगों को कलेक्ट कर सके, जो कि उनकी एक हॉबी थी। और मिया और माइल को भी उनके फादर के द्वारा यहाँ पर बेच दिया गया था, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते थे वो केवल वही थे जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज हुआ करती थी, और जो कि फिजिकल एबिलिटी से बिलोंग करते थे, वो अपनी बॉडीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। पर जो समनिंग टाइप थी वो सबसे ज्यादा कॉमन एबिलिटी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सस्ते थे, और इसी वजह से मिल और माइल ने अपने एबिलिटीज को छुपा कर रखा था, जिसकी वजह से काफी लंबे समय तक उनको बेचा नहीं गया। और जब वो दोनों अपने मरने के लिए बस वेट कर रहे थे, पर तभी अचानक ही 2 लोग आए जो कि उन लोगों को खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वो औरत कहती है, अच्छा तो ये वही बच्चे हैं जिनमें से एक एंजल को समन कर सकता है और दूसरे डीमंस को। तो जो उनका ओनर होता है वो कहता है, तो क्या यही वजह है कि तुम इन लोगों को खरीदना चाहती हो? मैं तुमसे बस ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिफंड को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो औरत एक क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहती है,
मैं सच में ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उसका क्या रिजल्ट होगा कि अगर कोई डीमन किसी एंजल के साथ मीट करता है। पर ये बात है उन दोनों के छोटे से दिमाग के अंदर कहाँ पड़ने वाली थी, ये सुनकर वो दोनों ही कंफ्यूज हो रहे थे। और वो औरत भी उन दोनों से कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम दोनों काफी छोटे हो, पर जल्दी ही तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। पर वहीं अजीब तरीके की आवाज आती है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखती है तो वो सीलिंग पूरी तरह से हिल रही थी। ये देखकर वो दोनों ही कंफ्यूज थे और अचानक ही वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हमें पता चलता है कि बाहर एक काफी ज्यादा बड़ी मैजिकल सर्कल बनी हुई थी जिससे नीचे अटैक होता है और वहाँ का आसपास का जितना भी एरिया होता है वो सभी खाक बन जाता है। धमाके के धुएं के छट जाने के बाद हमें वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसा कि वहाँ पर किसी ने बहुत बड़ी मिसाइल गिरा दी हो, पर वो दोनों ही सेफ थे। पर ये देखकर वो भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। और मिल और माइल वो दोनों भी बैरियर के अंदर थे और वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम दोनों ठीक हो। पर तभी आवाज आती है कि देखो देखो आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, और सभी लोग हैरानी के साथ ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं। वो दोनों ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि एक आदमी अपनी मूंछों को ताव देते हुए हंसकर वहाँ पर आ जाता है और साथ ही उसकी असिस्टेंट भी उसी के साथ थी। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, ये द ग्रेट मैजिशियन मांगो है। और उसके असिस्टेंट लिपस उससे कहते कि कम ऑन, आखिर ये किस तरीके की क्लास थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें कैचअप कर सकती हूँ। पर मांगो हंसते हुए कहता है कि लिपस, अगर तुम हार्ड वर्क करती हो तो तुम भी ऐसा कुछ कर सकती हो। क्या मैंने तुमसे ये कहा नहीं था कि इमेजिनेशन समनिंग टाइप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, पर तुम मुझे कुछ जरूर से ज्यादा ही तेजी से सिखाने की कोशिश कर रहे हो। मांगो पूछता है, क्या मैंने तुम्हें जो टास्क दिया था वो तुमने पूरा कर लिया। तो वो कहती कि हाँ, जितने भी लोग इस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सभी को मैंने टेलीपोर्ट कर दिया है, और जो सभी लोग इससे रिलेटेड थे उन सभी को कैप्चर कर लिया गया है। तो वो कहता है, तो क्यों ना हम लोग हमारी दूसरी क्लास की तरफ बढ़े। लुपस कहती है कि आखिर किस तरीके की क्लास, पर मैं सच में उतना ज्यादा बड़ा मीटी और समन नहीं कर सकती। पर तभी उन दोनों को नीचे से खिरखिराने की आवाज आती है। माइल उन लोगों से कहता है, क्या तुम हम लोगों को भी यहाँ से अपने साथ लेकर चल सकते हो। सर, आप एक समनिंग टाइप एबिलिटी यूजर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, हम दोनों भी यहाँ पर समनिंग टाइप एबिलिटी यूजर्स हैं। पर यह सुनकर लुपस चिल्लाते हुए कहती कि नहीं नहीं, इसने केवल प्रॉमिस किया था कि ये केवल मुझे अकेले को ही अपना अप्रेंटिस रख सकता है। ये सुनकर मैंगो हंसते हुए कहता है कि मैंने कभी भी इस तरीके का कोई प्रॉमिस तुमसे नहीं किया था। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और जैसे ही वो दोनों अपनी समनिंग को दिखाते हैं तो वहाँ पे एक एंजल और एक डीमन अपीयर हो गया था। ये देखकर वो कहते हैं कि काफी छोटे बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज समनिंग नहीं है। क्या छोटे बच्चों को जो कि तुम्हारी उम्र के होते हैं उन्हें खिलौने या फिर कुत्तों को समन नहीं करना चाहिए। पर मांगो उनको देखकर कहता है कि इनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि ठीक है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को मैजिक करना सिखाऊंगा। फिर सीन 3 साल बाद में शिफ्ट हो जाता है। बताया जाता है कि मैंगो ने मिल और माइल को किस तरीके से समनिंग मैजिक को इस्तेमाल किया जाता है वो सब अच्छी तरीके से सिखा दिया था, क्योंकि जो इमेजिनेशन होती है वो एक समनिंग टाइप की एबिलिटी यूजर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। और जो इमेज तुम्हारे दिमाग के अंदर अपीयर होती है वही तुम्हारी एबिलिटी बाहर निकाल कर दिखाती है। मिल जो कि एंजल्स को समन करता है, तुम्हें हमेशा अपनी माँ को याद करना चाहिए जो कि तुम काफी छोटे थे तो सभी लोगों की रक्षा किया करती थी। और जो मिल है वो डीमंस को समन कर सकती है, और ये सब जरूर उसके फादर के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है जो कि हमेशा लोग को अब्यूज किया करते थे। और अगर तुम इस दुनिया को ये कितनी ज्यादा बड़ी है इस प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हो तो तुम जरूर यहाँ पर कई तरीके की चीजों को समन कर पाओगे। जिसके बाद मैंगो आगे कहता है, पर अगर तुम किसी एक चीज के अंदर भी इंटरेस्टेड हो तो इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लूप इस पीछे से चिल्लाते हुए कहती है कि जैसा कि मीटियोर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो वो पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि बिल्कुल जैसा कि वो रैबिट वहाँ पर खड़ी हुई है बिल्कुल वैसे ही। जिसके बाद वो मिल और माइल से पूछता है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना चाहते हो। तो वो दोनों थोड़े से हिचकिचाते हुए कहते हैं कि हम लोगों को हेवन और हेल के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सुनकर मांगो कहता है क्या हेवन और हेल। ये सुनकर वो भी थोड़े से कंफ्यूज थे। लूपस कहती है कि ये तुम्हारी जैसी उम्र के बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल नहीं है। तो वो बताते हैं कि हमारी माँ के गुजर जाने से पहले वो हमसे ये कहा करती थी कि एक अच्छा इंसान हेवन के अंदर जाता है और एक बुरा इंसान हमेशा नर्क के अंदर जलता है, और केवल यही वो शब्द थे जिनसे अभी तक हम लोगों को सपोर्ट मिला है। इसलिए हम इस दुनिया को बिल्कुल सही बनाना चाहते हैं, जिसमें एक तरफ वो लोग हो जो कि हेवन के अंदर जा सके और जो बुरे लोग हो
वो नरक के अंदर जा सके। मैगो ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम दोनों जरूर ऐसा कुछ करने के लायक हो। और ये कहकर वो उनके सिर को सहलाते हुए कहता है क्योंकि तुम दोनों के दिल बाकी लोगों के दिल से काफी ज्यादा अच्छे हैं। लिपिस मैंगो के पास काफी ज्यादा घबराते हुए आती है और वो कहती है कि हीरो एसोसिएशन तुमसे रिक्वेस्ट करती है, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि हीरो एसोसिएशन को, पर साथ ही वो गुस्से में कहता है कि सबसे पहले उन लोगों ने मेरे प्रपोजल को इग्नोर कर दिया और अब उन लोगों को मेरी मदद चाहिए। पर लुपिस घबराते हुए एसडी का नाम लेती है और बताती है कि वो फिनलैंड के अंदर अपीयर हुआ है। ये सुनकर मांगो भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा, पर इक्वलिटी को तुरंत ही उसे पकड़ लेना चाहिए था। आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। लुपिस कहती है कि मुझे भी इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है। मांगो इसकी वजह से काफी ज्यादा लंबी गहरी सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो लुपिस से कहता है कि मिया और मिल को यहाँ पर लेकर आओ। जिसके बाद वो सारी बात उन दोनों को बताता है। तो ये सुनकर वो दोनों परेशान होते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से जा रहे हो। मांगो कहता है कि जो अपोनेंट है वो काफी टफ है, तो शायद उसमें कुछ साल लग सकते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। मांगो कहता है कि तुम और माइल के लिए वो काफी डेंजरस अपोनेंट हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरा पीछा करो। माइल रोते हुए कहती है कि प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, हम नहीं चाहते कि कोई हमें फिर से इसी तरीके से छोड़कर फेंक दे। लुपिस कहती है कि तुम्हें फेंक दे, तुम कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। मैंगो कहता है कि मेल और माइल, ये मेरा तुम लोगों के लिए फेयरवेल गिफ्ट है, और वो उन दोनों को प्रीस्ट के जैसे कपड़े पहना देता है। साथ ही वो कहता है कि जो मेरी एबिलिटी का सिंबल है वो तुम दोनों के कपड़ों के ऊपर है, इसलिए अगर तुम यहाँ से शेल्टर लेते हो तो लोग जरूर तुम लोगों को देखेंगे और तुम दोनों की मदद करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग आगे चलकर एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है, पर उसे भी इस चीज का काफी ज्यादा दुख था और उन दोनों की आंखों में तो आंसू थे ही। जिसके बाद वो उनसे आगे कहता है कि बड़े होकर भी जैसे तुम अभी अच्छे थे वैसे ही हमेशा अच्छे रहना। जिसके बाद नरेटर हमें आगे बताता है कि पर मेल और माइल ने शेल्टर लेने के बजाय, जैसा कि मैगो ने कहा था, मैगो के चले जाने के बाद वो लोग नए लोगों से मिलने से डरने लगे थे और उन दोनों ने अपने आप को अकेला कर जंगल में रहना चालू कर दिया और अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने लगे। और आखिर उनके पास किस तरीके की एबिलिटीज थी जो कि वो बढ़ा सकते थे और एक अच्छे इंसान बन सकते थे जब तक वो फिर से मैगो से नहीं मिल जाते। उन्हें इस चीज की समझ नहीं थी कि आखिर वो अपनी एबिलिटी से आखिर क्या कर सकते हैं। और फिर 2 साल बाद जब उनकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी, मिल और माइल ने ये डिसाइड किया कि आखिर क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो खुद खड़े होकर इस चीज को डिसाइड करेंगे। जिसके बाद वो फिर से अपने होम टाउन की तरफ चल पड़े और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो जो लोग अच्छे थे उन्हें डिसाइड किया कि वो लोग हेवन में जाएंगे और जो लोग बुरे थे वो नर्क में। और इसी तरीके से उन लोगों ने अपना हेवन और हेल बनाना चालू कर दिया जैसा कि वो इमेजिन किया करते थे। और ये उनका यूटोपिया था। और केवल 1 महीने के अंदर मेल और माइल ने अपने होम टाउन को उस तरीके से बदल दिया था जैसा वो देखना चाहते थे अपने यूटोपिया को। जैसे ही मेल और माइल ने अपने एंजल और डीमन के ट्रूप्स को समन किया, उसके बाद वो 1 महीने तक अपने होम टाउन के लोगों को मॉनिटर करते रहे और उन लोगों ने 1 महीने में लोगों को उस कैटेगरी के अंदर ढाल दिया कि आखिर कौन लोग हेवन के अंदर जाएंगे और कौन लोग हेल के अंदर। और उनके ऊपर जो खरे उतरने वाले स्टैंडर्ड्स थे वो केवल वो बातें थी जो कि उनसे उनकी माँ ने ना करने की कही थी जब वो काफी ज्यादा छोटे थे, जैसे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, कचरे को जमीन पर नहीं फेंकना, पब्लिक प्लेस पर शांत रहना चाहिए, किसी से झूठ नहीं कहना चाहिए, अपने दोस्त के पैसे नहीं चुराने चाहिए और ऐसे ही और भी कई सारी चीजें जब वो काफी ज्यादा छोटे थे। और वो आइडियाज किसी बच्चे के लिए भी काफी ज्यादा सिंपल थे और अब यही आइडियाज लोगों को काफी ज्यादा डरा रहे थे क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा सिंपल थी। पर वो लोग जो कि उनके स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर पास भी कर लेते थे, मिल उनके पास जाता था जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर जाते थे। वो कहता है कि हम लोग तुम्हें देख रहे थे और तुम लोग काफी ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हो। पर वो लोग उसको देखकर काफी घबरा जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें जाने दो, हमें जाने दो। मिल कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मरने वाले नहीं हो, और वो अपने एंजल से उसे यहाँ पर मार देता था। जिसके बाद वो आगे कहता था इसके बाद तुम केवल हेवन में काफी ज्यादा अच्छे सपने देखोगे, और वो उसे अपना एक एंजल बना लेता था। और जो इस यूटोपिया की खबर थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, जो कि हीरो एसोसिएशन के कान तक पहुंच चुकी थी। और जो हीरो एसोसिएशन का चेयरमैन था जिसका नाम यूटोरिटी है,
वो कहता है तो चलो इस मीटिंग को शुरू करते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि सभी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि उसके सामने केवल एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई थे। वो लड़की कहती है मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग हॉलीडे पर है या फिर कुछ ऐसा ही, और इसका नाम बेन है। दूसरी तरफ एक लड़का बैठा हुआ था जो कि कहता है कि जल्दी से पॉइंट पर आओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये केस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ही रिपोर्ट उन दोनों के सामने आती है, ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या ये सभी केसेस केवल लेवल B1 के हैं, इसलिए कोई भी इनके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा। इनमें ऐसा कोई भी B2 का नहीं है। बेन भी बुरी सी शक्ल बनाते हुए कहती है कि अगर मुझे अपने लेवल को बढ़ाना है तो मुझे किसी B2 के केसेस को यहाँ पर डील करने की जरूरत है। यूटिलिटी कहता है कि B3 का एक है जो कि वहाँ पर जाना चाहेगा। बेन कहती है कि ये कोई इतना भी ज्यादा खास नहीं है जिसके अंदर कोई खास डिफिकल्टी हो, पर आखिर इस विलेज को टेक ओवर करने का ये केस जो कि छोटे से कंट्री साइड का एक छोटा सा विलेज है, वो आखिर यहाँ पे अपियर क्यों हो रहा है। देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये पॉइंट्स गेन करने में मेरी बिल्कुल भी मदद कर सकता है। तो वो कहता है कि ये दोनों बच्चे पहले ही B1 जैसे विलेन की लेवल के कैटास्ट्रोफी को मचा चुके हैं, इसलिए मैंने इसे डाल दिया था। कुस्टा पूछता है कि आखिर वो कितने उम्र के हैं, तो वो बताता है लगभग वो दोनों 10 साल के होंगे। ये सुनकर कुस्टा कहता है कि वो दोनों तो काफी ज्यादा छोटे हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग अभी सही से पब्लिकली निकले भी नहीं हैं। तो आखिर उन लोगों ने पूरे के पूरे गांव को इस तरीके से ऑक्यूपाई क्यों कर लिया है। तो वो कहता है कि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वो बढ़ते चले जाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि जो उनका लेवल है वो B2 से B3 तक ही चला जाए। कुस्टा कहता है तो क्या हम लोग उन्हें पाल सकते हैं जिससे हम लोग उन्हें बाद में इस्तेमाल कर सके। तो यूटिलिटी उन लोगों से कहता है कि इस चीज में काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा, लगभग तुम्हें 5 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों ही हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल, पर वो आगे कहता है कि यहाँ पर एक और चीज है जो कि नोटिस करने वाली है कि ये दोनों ही मागो के अप्रेंटिस हैं। ये सुनते ही वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम समझ गए कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। चलो मांगो से कहते हैं कि वो इन दोनों से डील करे। यूटिलिटी बताता है कि मांगो अभी फिनलैंड के अंदर गया है जहाँ पर वो अस्विट का सामना कर रहा है। तो बेन कहती है कि उससे कहो कि जैसे ही वो वहाँ से खत्म करे तो उसके बाद उन लोगों के पास जाए, पर तभी उन तीनों को टोकते हुए एक हाथ ऊपर की तरफ बढ़ता है और वो उन लोगों से कहती है कि मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। और ये देखने में सच में काफी ज्यादा फैंसी थी और काफी ज्यादा वियर्ड सी लग रही थी। इसके अंदर से काफी ज्यादा डेडली वाइब आ रहे थे। अब जैसे वो हीरो अपनी बाइक लेकर वहाँ पर पहुँचती है, वो दूर से ही अपने हेलमेट निकाल कर देख कर कहती है ये नजारा तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। जिसके बाद वो अपनी बाइक रखकर वहीं से चलना चालू कर देती है और दूर से मिल और मायल को ये पता चल जाता है कि वहाँ पर उन लोगों से मिलने के लिए कोई आया हुआ है। अब जैसे ही वो हीरो एंजल के पास पहुँचती है तो वो अपना फोन निकाल कर फोटो खींचने चालू कर देती है और कहती है कि तो सच में स्पेशल कैटेगरीज हैं। क्या इनका ब्रेन वॉश किया गया है या फिर ये सभी सो रहे हैं। इनको देख कर ऐसा नहीं लगता कि ये मर गए हैं, तो आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है। पर अचानक ही वो नोटिस करती है और पीछे की तरफ देखती है कि उस एंजल और डीमन के बजाय मिया और माइल वहाँ पर आ गए थे, जो कि उस हीरो से कहते हैं कि आउटसाइडर आखिर तुम हमारी जगह पर क्यों आई हो। पर वो ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है और चमकती आंखों के साथ कहती है कि वाओ, मुझे लगता है कि जो कि स्पेशल कैटेगरीज के अंदर होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा कमाल की एबिलिटीज होती हैं। क्या वो बाकी भी इस तरह की कोई चीज कर सकते हैं या फिर इसके अलावा और भी कोई सारी चीजें हैं। मिल उससे कहता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, पर तभी वो लड़की उससे कहती है क्या मैंगो को पता है कि तुम दोनों स्पेशल कैटेगरी के अंदर आने लगे हो, क्योंकि वो केवल उन लोगों को अपने अप्रेंटिस बनाता है जिनके पास समनर पावर्स होती हैं। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो हीरो कहती है इसका मतलब तुमने उसको नहीं बताया, मैंने सही कहा ना। मिल कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो जैसे ही अपने बारे में बताती है तो ये सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं तुम दोनों की सीनियर हूँ और वो अपना नाम क्यूथू बताती है। ये सुनकर वो कहते हैं कि केवल हमारी एक ही सीनियर थी जिसका नाम ल्यूपिस है। तो वो कहती है कि मैंगो ने मुझे इरेज कर दिया था। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और क्यूथू उन लोगों को आगे बताती है क्योंकि मैं शार्प थिंग्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ करती थी, पर वो मुझसे ये कहता था कि अगर मैं अटैक टाइप मैजिक के ऊपर ट्रेन करना चाहती हूँ तो मुझे डिफेंस मैजिक को भी ट्रेन करने की जरूरत है। पर जो डिफेंस मैजिक था वो मेरे लिए केवल समय की बर्बादी थी, इसलिए मैंने उसकी बात
बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिसके बाद उसने धीरे धीरे कर मेरे ऊपर ध्यान देना कम कर दिया और आखिर में उसने पूरी तरह से मुझे इग्नोर कर दिया। वो सच में काफी ज्यादा मीन है, मैंगो मीन है, बहुत ज्यादा मीन। और वो इसी तरीके से मैंगो की बुराई करती रहती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा क्रीपी सी और काफी ज्यादा डरावनी सी लगने लग गई थी। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो मिल से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और क्यूथू आगे कहती है कि उसने मुझसे कहा था कि मैं मैजिक में काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ और मैं जब भी मुस्कुराती थी वो मुझे काफी ज्यादा प्रेज करता था, पर आखिर में उसने पूरी तरह से मुझे इरेज कर दिया, इरेज कर दिया। पर ये देखकर मिल काफी ज्यादा डरते हुए मैजिकल सर्कल को बनाते हुए कहता है कि अगर अभी तुम हम लोगों से दूर नहीं हुई तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। पर अचानक ही वहाँ पर कई सारी कैंची छुरी आ जाती हैं और साथ ही वहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जिनके मुझे नाम भी नहीं पता। कैंची छुरियाँ और कई सारी सुइयां जो कि काफी ज्यादा बड़ी बड़ी थी और वो मिल और माइल के सामने तनी हुई थी। पर तभी क्यूथू उन दोनों के ऊपर अटैक करने के बजाय वहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों को मारना चालू कर देती है। ये देखकर वो दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि उनके सामने ऐसे कई सारे लोग थे जिनको वो मारना नहीं चाहते थे। वो लोग भी बहुत ही ब्रूटली मरते चले जा रहे थे। किसी की आंख में सुई लगती है और किसी के गले में कांटा लगता है। और ये देखकर क्यूथू पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, अगर मैं ऐसा करती हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो जरूर वो फिर से मुझे याद करे, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये कहकर वो पागलों की तरह हंसने लग गई थी। सच में ये काफी ज्यादा डरावनी है। वहाँ जैसे जैसे लोग मरते चले आ रहे थे ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल था, पर क्यूथू ये देखकर बहुत ज्यादा इस चीज को एंजॉय करती है और पागलों की तरह हंसती रहती है। और उसे इस चीज को देखने में सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। मिल ये देखकर जल्दी से माइल को देखता है और कहता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। और पता चलता है कि वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए थे और दूर से एक ग्लोब में ये सब देख रहे थे। उन दोनों की रूह भी अंदर से बहुत बुरी तरीके से कपकपा चुकी थी। वो दोनों छोटे छोटे बच्चे थे जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। और वहाँ पर जितने भी लोग उसके सामने आए थे उन सभी के वहाँ पर मर जाने के बाद उन सभी की लाशों को देखकर वो खुश होते हुए कहती है कि ये फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी है। ये फीलिंग सच में मैंने जितनी ज्यादा सोची थी उससे भी काफी ज्यादा कमाल की निकली। और उसके पैरों के नीचे केवल लाशों का ढेर लगा हुआ था, पर वही उसके सामने एक और आदमी खड़ा हो गया था। ये देखकर वो अपने हाथ से एक कटर को समन करती है और उसके ऊपर फेंक देती है। पर जैसे ही वो अटैक उसको टकराता उससे ही पहले मिल और माइल उसके सामने आ जाते हैं और प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। ये देखकर क्यूथू मुस्कुराते हुए कहती कि वाह, ये तो डिफेंस मैजिक है। उन दोनों को सामने देखकर वो हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है एक ऐसे टीचर से सीखकर जो कि काफी ज्यादा स्टबर्न है। और हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे एक एंजल होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला था, पर तभी वो उसके ऊपर ही अटैक कर बीच में से उसे काट देती है। जिसके बाद वो उन दोनों को मार्क करते हुए कहती है, पर अभी भी तुम्हारे अटैक्स पर काफी काम होना बाकी है। माइल ये देखकर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम जरूर नर्क के अंदर जाओगी। ये देखकर क्यूथू कहती है कि मैं तुम्हारे सीनियर हूँ, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो तुम्हारे शब्द है वो काफी ज्यादा हार्श है। जिसके बाद क्यूथू उन लोगों से आगे कहती है, मैं अपनी एबिलिटी को वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहती थी जहाँ पर कई सारे लोग हो, पर अगर मैं कभी भी ऐसा करती तो इसकी वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया जाता, भले ही मैं एक हीरो ही क्यों ना हूँ। इसलिए मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर मैं यहाँ पर ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए इस तरीके की टेबल को प्रिपेयर किया है और तुम्हारा मेरे इस ख्वाहिश को फुलफिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो एक क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं उसे यहाँ पर समन कर सकती हूँ। और वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और कुछ समन करने लग जाती है। ये देखकर मिल और माइल काफी ज्यादा घबराते हुए आसमान की तरफ देखते हैं और जैसे ही वो धाड़ लगाती है तो हमें आसमान में काफी ज्यादा बड़ा कटर दिखाई देता है, जो दूर से देखने पर पता चलता है कि वो उस गांव से भी काफी ज्यादा बड़ा था। क्यूथू ये करने के बाद खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने ये कर दिया, पर साथ ही उसकी भी हालत इसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। नरेटर बताता है कि जो इमेजिनेशन की पावर होती है वो एक समनर के लिए इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस क्यूथू ने यहाँ पर महसूस किया है कई सारे लोगों को मारने के बाद, इस चीज ने उसकी ग्रेटर इमेजिनेशन को यहाँ पर प्रोवोक कर दिया और इससे उसकी एबिलिटी और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। क्यूथू भी ये देखकर हंसते हुए कहती है कि आज से पहले कभी भी मैंने इतनी बड़ी किसी चीज को समझ नहीं किया था। ये सच में काफी ज्यादा बड़ी है, काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा कमाल की, और इस सब का शुक्रिया मैं केवल तुम दोनों को देना चाहती हूँ। पर अब चलो, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे तुमसे गुड बाय कहना चाहिए। पर
वो इसे आगे कुछ बोल पाती उसका हाथ आगे रहता है और हमें दिखता है कि एक डीमन ने उसे यहाँ पर कच्चा चबा लिया था। ये देखकर मिल काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा डीमन समन हो गया था जो कि माइल ने यहाँ पर समन किया था और वो देखने में काफी ज्यादा डरावनी से लग रही थी। और नरेटर हमें आगे बताता है क्योंकि मिल ने भी यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा कि क्यूथू ने किया है, क्योंकि मिल ने क्यूथू के अंदर एक काफी ज्यादा डरावना सा और भयानक सा डीमन देखा था और इसकी वजह से माइल की ताकतें भी यहाँ पर बढ़ गयी। मिल ये देखकर माइल को आवाज देता है तो माइल घबराते हुए और रोते हुए कहती है कि मैंने सच में यहाँ पर किसी इंसान को मार दिया है। पर ये देखकर वो उसे सहारा देते हुए पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुमने किसी भी इंसान को यहाँ पर नहीं मारा है, वो सच में एक डीमन थी। फिर नरेटर हमें आगे बताता है कि उस इंसिडेंट के 1 साल बाद मिल और माइल ने मिलकर उस यूट्रोपिया से भी बड़ा यूट्रोपिया बनाया जिसके अंदर वो पहले रहा करते थे और वो दोनों फिर से हीरो एसोसिएशन के अंदर एक न्यू केस बनकर रजिस्टर हो गए और अब उनका लेवल B2 विलन का हो गया था। B1 B2 असल में बेसमेंट नंबर्स हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और मैंगो जैसे ये देखता है उसकी भी रूह कांप जाती है कि मिल और माइल आगे ये क्या कर रहे हैं। ऑथोरिटी उससे कहता है कि मैंने ये सुना था कि ये दोनों तुम्हारे अप्रेंटिस हैं। मैंगो कहता है पर आखिर ये सब कैसे हुआ? तो वो कहता है यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो कहता है कि मुझे तुरंत ही वहाँ पर जाना होगा, पर ऑथोरिटी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। ये सुनकर वो कहता है कि क्यों? ऑथोरिटी कहता है क्योंकि ये केस तुम्हें असाइन नहीं किया गया है। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? तो ऑथोरिटी कहता है कि मैंने तुम्हें इस विलेन को मारने का कहा था यहाँ पर आने से पहले, पर तुमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उसे जिंदा पकड़ लिया और गवर्नमेंट को सौंप दिया, पर मुझे ऐसे किसी इंसान की जरूरत नहीं है जैसा कि तुम करते हो और शायद तुम ऐसा यहाँ पर भी करोगे। पर ये सुनकर मांगो गुस्से में कहता है कि यहाँ पर तुमसे बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। पर ये सुनकर ऑथोरिटी भी गुस्से में अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं पहले ही तुमसे ये कह चुका हूँ कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो मैंगो भी गुस्से में अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम बस एक ऐसे इंसान हो जो कि अथॉरिटीज के लिए पागल है। पर तभी उन दोनों की इस बहस के बीच में एक आवाज आती है, इसके बदले मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। ये सुनते ही वो दोनों कंफ्यूज होते हुए साइड में देखते हैं तो वहाँ पर हमें हमारी हीरोइन दिखाई देती है। जैसे मैंगो उसे देखता है तो वो कहती है कि मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। ये देखकर ऑथोरिटी कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा प्रमोशन मिशन हो सकता है एक 3rd लेवल हीरो के लिए, इसलिए तुम जा सकती हो। पर मैंगो उससे कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं जाऊंगा। पर रोज उससे कहती है कि मांगो मेरे ऊपर भरोसा रखो, और वो उसके काफी ज्यादा करीब आकर उसे कहती है इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वही एंजल्स और डीमंस की क्राउन दिखाते हैं और एक बिल्डिंग के अंदर मिल और माइल थे जो कि अपने और के अंदर देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि यहाँ पर एक और आउटसाइडर है और वो उसको देखकर परेशान होते हुए कहते हैं तो बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इस बार जो ये आई है उसने आखिर कितने ज्यादा क्राइम्स को कमिट किया होगा। रोज ऊपर की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और फिर मिल और माइल की उस यूट्रोपिया के अंदर चलना चालू कर देती है। जैसे जैसे वो चलती आती है कुछ समय के बाद उसके सामने 3 ह्यूमंस आ जाते हैं जिनके ऊपर डीमंस के क्राउन थे। ये देखकर रोज कहती है कि ये तो वही हीरोज है जिनने इससे पहले ये मिशन लिया था। ये देखकर लग तो रहा है कि ये अभी भी जिंदा है। पर तभी वो दोनों टेलीपोर्ट होते हैं और मिल और माइल उसके सामने आ जाते हैं और वो रोज से कहते हैं कि आउटसाइडर आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो उन लोगों को बताती है कि मैं हीरो रोज हूँ और मैं तुम दोनों को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं और वो मुंह फुलाते हुए कहती है कि एक और हीरो। जिसके बाद माइल अपने डिमोनिक समनिंग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारे डीमंस को समन कर लेती है जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और वो गुस्से में रोज से कहती है कि जल्दी से यहाँ से वापस चली जाओ, अगर तुम यहाँ से वापस नहीं जाती तो तुम्हें नरक भेज दिया जाएगा। रोज उससे कहती है कि ठीक है मैं वापस चली जाऊंगी, पर बदले में मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ यहाँ से वापस चलो। तो चलो हम सभी मिलकर वापस चलते हैं।
जिसके बाद हमें सीन दिखाते हैं कि उसके जितने भी डीमंस थे वो सब यहाँ पर जल चुके थे। मिल और माइल ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि जितने भी डीमंस थे वो एक भी उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया था। यहाँ तक किसी ने उसको एक खरोच तक नहीं दी थी। रोज बड़ी सिंपली तरीके से उनके सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा रहे थे और वो उन दोनों से कहती है कि बच्चे, तुम्हारे दिल काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे तुम लोगों के किसी भी हमले से किलिंग इंटेंट जरा सी भी महसूस नहीं हो रही थी। पर ये सच में काफी ज्यादा दुख की बात है। अगर वो लोग जो तुम्हारे पास आए थे वो अच्छे हीरोज होते तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी हो गई है वो ऐसी नहीं हुई होती। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्योंकि जो तुमने किया है वो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से सही है, पर अगर ऐसा होता तो कई सारे लोग जो तुम्हारे रास्ते में आए हैं ऐसा नहीं होता। पर वो दोनों ये देखकर घबराते हुए एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल भी हमारे करीब मत आना। रोज कहती है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर चोट पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, पर जो तुम लोगों ने यहाँ पर किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारे टीचर इस सब की वजह से तुमसे काफी ज्यादा दुखी है। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे और कहते हैं, क्या टीचर मैंगो वो वापस आ गए? पर माइल उसको टोकते हुए कहता है कि इसकी झूठों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। रोज कहती है कि मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि अपने एबिलिटी को यहाँ पर रिलीज करो और मेरे साथ वापस चलो। अब समय हो गया है कि तुम्हें अपने टीचर के पास वापस जाना चाहिए। ये सुनकर उन दोनों को होप दिखती है और वो दोनों ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रोज को पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें रोज की जो प्रेजेंस थी वो वार्म महसूस हो रही थी और इसलिए वो दोनों रोज के साथ जाना डिसाइड करते हैं। और जैसे ही रोज आगे बढ़ती है, रोज कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम मेरा पीछा कर रहे होगे, और उनके सामने मैंगो खड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से भागकर उसके गले लग जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों रोते हुए कहते हैं कि टीचर, असल में जो हमारी एबिलिटीज है वो स्पेशल टाइप की हैं। हमारी माँ ने हमसे कहा था कि इस फैक्ट को दूसरे लोगों से छुपा कर रखना। ये सुनकर मांगो थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो आगे कहता है, पर केवल आप समनर्स को ही अपने अप्रेंटिस रखते थे, इसलिए प्लीज हमें झूठ बोलने के लिए माफ कर देना। मैंगो कहता है, पर मैं केवल समनर्स को ही अपना अप्रेंटिस लेता हूँ, आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा? तो वो दोनों बताते हैं कि एक हीरो जिसका नाम क्यूथू है, उसने कहा था कि वो आपकी अप्रेंटिस है। ये सुनकर मैंगो कहता है, क्या मेरी अप्रेंटिस? पर मिल, आज से पहले मैंने केवल ल्यूपिस और तुम दोनों के अलावा किसी और को अपना अप्रेंटिस बनाया ही नहीं। ये सुनकर उन दोनों के भी मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और मैंगो आगे कहता है कि हाँ, एसोसिएशन में मैं उससे एक बार मिला जरूर था और मैंने उसे एक पीस ऑफ एडवाइस जरूर दी थी। ये सुनकर वो कहते हैं कि क्या? जिसके बाद मिल और माइल उनने 3 साल के अंदर जो जो सब भी किया था वो सभी वो मैंगो को बताते हैं और उन दोनों ने ये भी शेयर किया कि आखिर वो किस तरीके से अच्छे बच्चों की तरह बढ़ रहे थे और आखिर कैसे दूसरे लोग उनके एफर्ट्स को जरा सा भी नहीं समझ रहे थे। और मिल और माइल अब तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझे थे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर तभी रोज वहाँ पर आकर उनसे कहती है कि तुम्हारी बातें पूरी हो गई। जैसे ही वो ये सुनता है, वो रोज से पीछे पलट कर कहता है, क्या मैं इनके लिए तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? भले ही इन लोगों ने उस गांव के अंदर किसी को भी नहीं मारा था, पर हजारों लोगों को हॉस्टेज बना लिया था और इसके अलावा इनने एक हीरो को भी मारा है, जिस वजह से कोर्ट में इनकी डेथ पेनल्टी को अवॉइड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। पर देखा जाए तो लोगों को केवल ऐसा ही लग रहा था कि वो अपने सही रास्ते पर है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा छोटे हैं। वो अपने एबिलिटीज को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए अगर तुम उनका मेरे ऊपर भरोसा करती हो तो मैं उनकी इस चीज को समझने में मदद करूंगा कि आखिर उन लोगों ने यहाँ पर क्या गलत किया है। पर रोज उससे कहती है कि पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंगो कहता है कि पर रोज, तुमने भी तो ये कहा था कि वो अभी दोनों काफी छोटे बच्चे हैं। पर वो कहती कि मैंगो, मैं भी इस चीज से एग्री नहीं करती, क्योंकि जो यूटिलिटी ने यहाँ पर लॉज को बदल दिया है और अब छोटे छोटे बच्चों को भी एग्जीक्यूट करना अलाउ है, इसलिए नियम नियम होता है। और इसके अलावा जो हीरो की जॉब होती है उसके अंदर हम क्रिमिनल को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। ये सुनकर मैंगो चिल्लाते हुए कहता है, तो वो कहती है, पर मैं ये चीज भी महसूस कर रही हूँ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा होगा। अब इस दुनिया के अंदर ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, इसलिए क्या मैंगो अब से तुम मेरे लिए मेरे साथ काम करना चाहोगे?
पर मांगो उससे कहता है पर आखिर इस चीज का इन दोनों से क्या लेना देना है। तो वो कहती है क्योंकि मैं इस दुनिया को बदलना चाहती हूँ। और उसकी आंखों में देखकर जिसमें केवल सच था, मांगो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसलिए वो कहता है कि मेरी एक कंडीशन है, प्लीज इन दोनों को तब तक मत मरने देना जब तक ये दोनों एडल्ट नहीं हो जाते। इसलिए प्लीज मुझे इस चीज को अलाउ करो कि मैं उनके ऊपर अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकूं। मांगो उनके ऊपर अपना बैरियर लगाते हुए कहता है कि जब तक ये बड़े नहीं हो जाते किसी भी तरीके से ये मर नहीं सकते और हम इस दुनिया को इनके बड़े होने से पहले बदल देंगे। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पर केंग्यू ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा बड़े शौक में था। जिया केंग्यू को आवाज देती है तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता और केंग्यू को अपने पास्ट का एक सीन याद आता है जहाँ पर वो केंगो के साथ केंग्यू से मिलने के लिए आई थी और वो कहती है कि मैंने केंगो से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ मिलकर इस दुनिया को बदलना चाहोगे। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और अब केंग्यू उठ गया था पर अभी वो किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और मिल चिल्लाते हुए केंग्यू से कहता है कि हम लोगों ने केवल उन लोगों को अपने बनाए हुए नियम से जज किया था, क्या यहाँ पर जो लॉज और नियम है वो भी क्या इस दुनिया के लोगों के बनाए हुए नहीं है, और क्या केवल यही अंतर नहीं है तुम लोगों में और हम में। जिया कहती है कि केंग्यू, केंगहो और मैं हम सभी इस चीज के ऊपर भरोसा करते हैं कि तुम दोनों को यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए। पर तभी केंग्यू अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करने लग जाता है तो ये देखकर वो कहती है मैं बस ये कहना चाहती थी कि उन्हें समझने की जरूरत है कि उन लोगों ने जो किया है वो गलत भी नहीं है। पर केंग्यू अपनी एबिलिटी से उसे पूरी तरह से पकड़ लेता है जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने पंच को यहाँ पर पावर करने लग जाता है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि केंग्यू के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। केंग्यू अपनी पावर से अपने पंच को पावरफुल करते हुए धीरे धीरे कर उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था और जैसे जैसे कदम वो आगे बढ़ाता है उन दोनों के दिल की धड़कन बढ़ती चली जाती है। वो रोते हुए कहते हैं कि प्लीज हमारी जान को यहाँ पर बख्श दो। और जैसे केंग्यू बिल्कुल उनके सामने आकर खड़ा हो गया था, मिल रोते हुए कहता है कि बस एक बार और हमारे बारे में सोच लो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ गलत किया है। और तभी केंग्यू अपने पंच को बनाकर उसके ऊपर मारता है। ये देखकर वो दोनों ही घबराते हुए अपनी माँ को याद करने लग जाते हैं क्योंकि उनके सामने केवल अब मौत थी। इसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू रुकना बंद ही नहीं हो रहे थे। ये देखकर अब मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगने लगा था पर अब यहाँ पर मैंगो का भी जो स्किल था वो भी पूरी तरह से बेकार हो जाता है। और जैसे ही केंग्यू का पंच वहाँ पर टकराता है वो पूरा का पूरा असाइलम पूरी तरह से हिल जाता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ गया है। पर फिर हमें केंग्यू का सीन दिखाते हैं कि असल में केंग्यू ने उनके ऊपर पंच न मारकर जमीन पर पंच मारा था जिसकी वजह से वहाँ पर एक क्रेटर बन गया था। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि सच में आखिर ये सारी चीजें मुझे इतनी ज्यादा अपसेट क्यों कर रही हैं। और उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक वो गुस्से में अपने दांतों को ऐसा पकड़ता है कि उसके मुंह से खून आ रहा था और वो अपने आप से ही कहता है और इसके अलावा ये सारी चीजें। पर वो कुछ बोल पाता उससे ही पहले मिल और माइल के ऊपर यहाँ पर कई सारे क्यूब्स बनना चालू हो जाते हैं और पता चलता है कि वो दोनों ही कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में कटकर आसमान में उड़ते हुए चले जाते हैं और उनका खून बारिश की तरह उड़ना चालू हो गया था क्योंकि पता चलता है कि वहाँ पर उन दोनों को मारकर सीका और उसके दोनों बटलर्स की एंट्री होती है। केंग्यू ये देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उन दोनों के कपड़े अभी भी आसमान में उड़ रहे थे और सीका उससे कहती है कि अगर तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो, तुम्हारा इतना ज्यादा सोचना तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तुम सामने से देखने में सच में काफी ज्यादा हैंडसम हो। और उसके ऊपर उन दोनों की खून की बारिश होती है जिसकी वजह से उसका चेहरा धीरे धीरे कर लाल लाल होता जा रहा था। केंग्यू को भी ऐसा लगता है कि जैसे सच में किसी इनोसेंट को यहाँ पर मार दिया गया है जिसकी वजह से उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। सिल्का उससे हंसते हुए कहती है कि हाय कैसे हो मेरे फ्यूचर हस्बैंड, मैं फ्यूचर में होने वाली तुम्हारी वाइफ हूँ। अब जैसे सिल्का वहाँ पर आ जाती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है पर केंग्यू का तो सबको पता ही है, न वो आओ देखता है न ताओ, वो उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है। पर ऐसा नहीं है कि सिल्का के पास कोई डिफेंस नहीं है और केंग्यू भी ये देखकर हैरान हो गया था क्योंकि केनिस उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और उससे कहता है अगर कोई तुमसे बात कर रहा हो तो क्या ये कोई बेसिक मैनर नहीं है कि कम से कम उसको पूरी बात कर लेने देना चाहिए। पर सिल्का उसके ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उन इंसानों में से एक है जो कि जल्दी ही तुम्हारा मास्टर बनने वाला है, तो यहाँ पर जो रूड है वो तुम हो। ये देख कर केनिस उससे माफी मांगने लग जाता है जिसके बाद सिल्का अपना गला खरखराते हुए
हुए उससे कहती है कि चलो मैं फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, और वो फिर से अपना नाम लेने की कोशिश करता है, पर वो देखती है कि कैंग्यू फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर जैसे ही ये अटैक लगता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा गहरा प्रेशर लगता है और पता चलता है कि सिनका ने एक बैरियर बना लिया था, और वो कैंग्यू से आगे कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से देख रहे हैं, तो चलो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। सिनका अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और उसकी जो स्पेशल एबिलिटी है वो स्पेस मैनिपुलेशन है, और वो आगे कहती है कि मैं वो औरत बनना चाहती हूँ जो कि इस न्यू मैनकाइंड की एक ईव बनेगी। ये सुनकर कैंग्यू कहता है क्या ईव? वो कहती है कि हाँ ईव। पर कैंग्यू ये सुनकर लंबी से सांस लेते हुए कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं सच में मेंटली काफी ज्यादा थक चुका हूँ। एक बेकार सी बिच अभी अभी यहाँ पर अपीयर हुई है। ये सुनकर वो कहती है कि एक बिच? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही अकेली एक ऐसी हूँ जिसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा सिन किए हैं। इसका मतलब तो ये पूरी तरह से सही है। तो वो दोनों भी इस चीज में उसकी हाजिरी भरते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद वो कैंग्यू से आगे कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि जो इंसानियत है वो सच में एक काफी डेंजर सिचुएशन के अंदर है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और कहता है कि मैनकाइंड? तो वो कहती कि हाँ ये धीरे धीरे कर तबाह होती जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जल्दी एक्सटेंट हो जाएंगे। कैंग्यू ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो आगे कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है कि आखिर इंसानियत के ऊपर किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है? तुम जो कि इक्वलिटी से बिलोंग करता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद वो विलेंस हैं या फिर हीरोज हैं जो कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी को रखते हैं, पर तुम यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो। असल में जो इस दुनिया की इंसानियत को खा रहा है असल में वो इंसान है जो कि अपने आप को नॉर्मल कहते हैं। वो लोग धीरे धीरे कर इस दुनिया को तबाह कर रहे हैं। केवल जो लोग सुपर जेन प्रोजेक्ट करते हैं वही लोग फ्यूचर जनरेशन के अंदर आगे कुछ कर सकते हैं, पर उन लोगों का जो सेक्रीफाइस था जिनके पास सुपर नेचुरल जेन्स थे वो जेन्स बाकी लोगों में मल्टीप्लाई हो जाने चाहिए थे। पर अगर मैं एग्जांपल दूं तो सेकंड जनरेशन की जो इक्वलिटी हीरोज थी उसमें जो उनको लीड कर रही थी वो रोज थी। उसके अंदर काफी ज्यादा कमाल की जीन्स थे जो कि वो पोजेस करती थी, और उसके बाद भी आखिर में वो मारी गई, जो कि नेचर का एक लॉजिक है जैसा कि दूसरे लोग कहते हैं। पर जो नेचर है वो इस चीज को सेलेक्ट नहीं करता। अगर कोई इवॉल्व नहीं हो सकता तो उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है, पर वो इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और कैंग्यू अब तुम इस चीज को समझ सकते हो क्योंकि तुम अब कोई भी हीरो नहीं रहे हो। अभी तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो कि वीकर जेंस को मारने को काफी ज्यादा एंजॉय करता है, और जब मैंने ये देखा तब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये लूसलिस प्रिजन एक गैदर स्पॉट है जिससे सुपरनेचुरल ह्यूमन से एक न्यू मैनकाइंड को जन्म दिया जाएगा, और जिन लोगों को यहाँ पर बिना किसी गलती के कैद कर रखा हुआ है जिससे वो उन इंसानों को मार सके जो कि काफी ज्यादा गलत थे। और जैसे ही हम उन सभी हीरोज को मार देंगे जो कि इस मैनकाइंड को इवॉल्व होने से रोक रहे हैं, और साथ ही उन सभी इंसानों को भी जो कि ऐसा नहीं करना चाहते, उसके बाद हम एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ पर सभी लोगों के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज होंगी, और उस दुनिया का नाम द अल्फा वर्ल्ड होगा। जिसके बाद वो आगे कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर जो स्ट्रॉन्ग हीरोज है उनका यहाँ पर माइंड चेंज हो जाता है और वो लोग हमें ज्वाइन कर लेते हैं, हम लोग उन्हें भी हमारी न्यू मैनकाइंड के अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे। हम लोग इतने भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। कैंग्यू कहता है कि मैं यहाँ पर किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहता जो कि क्रिमिनल ना हो, पर देखकर ऐसा लगता है कि मारना अब जरूरी है। पर उसकी ये बात सुनने के बाद सीका इस चीज को कुछ और समझ लेती है और कहती है क्या ओ माय सच में ये चीज काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होगी। तो काटो उससे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो तुम इस चीज को समझ रही हो वो भी उसके बारे में ही कह रहा है। पर सिनका उसकी बात न सुनते हुए कैंग्यू से कहती कि ठीक है हम लोग वो जरूर करेंगे, पर अभी नहीं, जब हम लोग काफी अकेले होंगे तब करेंगे। तो काटो उससे कहती है कि सिनका मैंने कहा ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो तुम कहना चाहती हो वो भी वही कह रहा है। तो वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो फिर से कैंग्यू से आगे कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है, अब से तुम एडम हो और मैं ईव हूँ, और जो इस दुनिया के नए बच्चे होंगे वो हम दोनों के द्वारा बनाए गए होंगे जो कि इस पूरी की पूरी इंसानियत को लीड करेंगे और इवॉल्व करेंगे। जिसके बाद वो आगे कहती है कि असल में मुझे पहले ऐसा लगा था कि जो हावेंग है वो मेरा एडम है, इसी वजह से मैंने उसके ऊपर EMP अटैक करा और उसकी जान बचाई। पर ये सुनने के बाद कैंग्यू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो आगे कहती है और इस प्रिजन की जो सिक्योरिटी है वो जो मैंने सोची थी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। बाहर से किया गया कोई भी अटैक इसके ऊपर जरा सा भी असर नहीं देता, इसलिए बाहर के अटैक से कुछ भी नहीं हो पाया। इसी वजह से जैसे ही हमारे हाथ इंटरनल फ्लोर प्लान मिला हम लोगों ने एक कस्टमाइज EMP बनाया और उसका इस्तेमाल किया मेरी एबिलिटी की मदद से, जिससे वहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका हुआ। कैंग्यू कहता है क्या EMP? वो कहती है उसके बाद मैंने हावेंग से भी बात करने की कोशिश करी थी, पर अभी वो काफी ज्यादा छोटा है और
और वो इस तरीके से बाहर नहीं निकल सकता। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे एबिलिटीज पूरी तरह से तभी खिलेंगी जब तुम उनका सही से इस्तेमाल करोगे, पर ये समय काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। पर मेरा नाम सीका है, जिसका मतलब फुल ऑफ इमेजिनेशन है, और मैंने इसका एक काफी ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा है। इसलिए जब तक हावेंग एडल्ट नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, जिससे हम लोग मिलकर मैनकाइंड बनाएंगे। और जैसे ही वो एक बार एडल्ट हो जाता है उसके बाद हम लोग उसके साथ भी मिलकर काम करेंगे, जिससे वो काफी अच्छी तरीके से मैनकाइंड को बनाने में हमारी मदद कर सकेगा। और मैंने इस चीज का भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, और मैं तुम दोनों की सुपीरियर जेन पास करना चाहती हूँ, जो कि तुम दोनों को बिलोंग करते हैं। जिसके बाद वो कैंग्यू से हंसते हुए कहते हैं कि बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम दोनों वो फैमिली बन सकते हो जो कि एक दूसरे से ब्लड रिलेटेड नहीं है? और क्या तुम दोनों रिकॉन्सिलेट कर सकते हो? क्या ये चीज काफी अच्छी नहीं है? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ? तो कैंग्यू काफी गुस्से के साथ उससे कहता है, इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम वही हो जिसका ईएमपी अटैक के पीछे का हाथ है? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और वो ये कहते हुए सच में काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। पर सिंका ये देखकर गुस्से में कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं दूसरी चीजों के बारे में कह रही थी। और वो उसे समझाने की कोशिश करती है, इसलिए वो कहती है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ, तुम्हारा जो बड़ा भाई था वो एक प्रिजन इंस्पेक्टर था, वो इस ईएमपी अटैक की वजह से मारा गया, मुझे पता चला था। ये बिल्कुल ठीक है, क्यों न तुम एक दूसरी फैमिली मेरे साथ एक काफी ज्यादा बड़ी फैमिली को बिल्ड करो। तुम जितनी ज्यादा बड़ी चाहो उतनी ज्यादा बड़ी फैमिली को बिल्ड कर सकते हो। तो बताओ आखिर तुमने क्या डिसाइड किया? कैंग्यू कहता है कि मैं इस चीज को काफी लंबे समय पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ। ये सुनकर वो कहती क्या अच्छा? जिसके बाद वो हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जो मैंने पहले कहा था कि मैं किसी को भी मारता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि उसे बिल्कुल भी दर्द ना हो। मैं इस चीज को वापस लेता हूँ, क्योंकि अब मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें जितना ज्यादा दर्द हो सके मैं दे सकूं। और ये कहकर वो काफी ज्यादा गुस्से में खून के आंसू बहाते हुए उस बैरियर को यहाँ पर चकनाचूर कर देता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर तुम्हारी हड्डियों को बिल्कुल भूसे में बदल दूंगा। और जैसे ही वो बैरियर टूटता है, कोटा ये देखकर कहते हैं कि ये बिल्कुल भी किलिंग जैसा नहीं है। और केनिस कहता है कि देखकर नहीं लगता कि ये चीज काफी अच्छी होगी। सिनका भी परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ये मेरे छोटे छोटे टुकड़े कैसे कर सकता है? फिर वो बड़े ही प्यार से उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, वैसे भी हम दोनों लवर्स हैं, तो ये सुनने में ज्यादा बुरा तो नहीं है, और वैसे भी हम लोग लड़ते लड़ते एक दूसरे के बारे में काफी कुछ अच्छे से जान ही जाएंगे। जिसके बाद वो शर्माते हुए कहती है कि वाह, तुम तो सच में काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो। पर केनिस कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। और जैसे ही वो अटैक उसे टकराने वाला होता है, पर उससे पहले वो अपने सामने एक गेट बना लेती है, जिससे कैंग्यू उसके आर पार चला जाता है। कैंग्यू भी ये देख काफी ज्यादा सरप्राइज था कि वो लूसलेस प्रिजन के ऊपर आसमान में घूम रहा है। जिसके बाद सिनका उससे कहती है कि एक सेकंड, हम लोग ये चीज बाहर करते हैं। और फिर वो उस गेट को बंद करते हुए कहते हैं कि वापस आने से पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा कर लेना। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो गई थी। पर ये देख कर कैंग्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो सीधे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ आता है, और वो सीधे ऊपर से नीचे आते हुए लूसलेस प्रिजन के अंदर छेद करता हुआ चला जाता है, और सीधे उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ये पावर देखकर वो तीनों भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे, और वहाँ पे पूरे में धुआं धुआं हो गया था। कैंग्यू काफी गुस्से में उसके सामने खड़ा हुआ था। सीका भी देखकर कहती कि वाओ। और जैसे कैंग्यू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तेजी से उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, और फिर उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला था, वो यहाँ पर खिलखिलाकर हंसने लग जाती है। और वो तीनों ऊपर की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि कैंग्यू असल में ऊपर से जंप करने के लिए आ रहा है, और उसका वो अटैक फेल हो गया था। ये देखकर सिल्का कहती है, देख ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। जैसे कैंग्यू अपने फुल पावर के साथ वहाँ पर किक करता है, पूरे में वहाँ पर डेंट पड़ जाता है, पर सीका और उसके दोनों साथी वहाँ से गायब हो गए थे। पीछे से वो उसे जीप दिखाते हुए कहते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा करीब था, अगर ऐसा ही है तो आओ और आकर मुझे पकड़ लो। कैंग्यू अब पागलपन वाले गुस्से पे जा चुका था, इसलिए वो अपने मोड 1 को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसका क्लॉ यहाँ पर मॉडिफाई हो गया था। सीका ये देखकर कहती है कि वाह, ये तो वो है ना जिसको तुमने बेसमेंट 1 के ऊपर इस्तेमाल किया था। और जैसे कैंग्यू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके काफी करीब आ गया था, सीका का मुंह उसके पास 1 सेंटीमीटर की दूरी पर था, पर तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है, और पीछे से कहती है कि वाह, जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि फिर से उसका हाथ सीका के काफी ज्यादा करीब आ गया था। और हमें दिखाते हैं कि वो कई सारे टेलीपोर्टेशन गेट से सीका को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर सीका थी कि उसके हाथ में ही नहीं आ रही थी। पर अब ये देखकर वो भी थोड़ी सी घबराने लगी थी। और अब जैसे ही कैंग्यू का ये हाथ सिया के मुंह पर पड़ता, अचानक ही वो ये चीज महसूस करता है कि कोटा ने उसको पूरी तरह से जकड़ लिया है, जिसकी वजह से कैंग्यू अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा। और वो पीछे से कहती है म्याऊं। सीका ये देख कर गुस्सा करते हुए कहती है कि
ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, तो आखिर तुम हमारे रास्ते में क्यों आ रही हो। पर वो कहती है कि अगर इसने गलती से भी तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया तो शायद तुम यहाँ पर मारी जा सकती हो। और ये कहते ही केंग्यू उसका सिर पकड़कर जैसे ही जमीन पर दे मारता है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पूरे में वहाँ पर खून ही खून फैल गया था। जिसके बाद वो फिर से उसका सिर उठाता है और फिर से जमीन पर दे मारता है। सीका और केनिस दूर से ये सब देख रहे थे और जब वो मर जाता है तो वहाँ पर पूरे में खून ही खून फैल गया था। तभी केंग्यू को आवाज आती है कि देखा, मैंने कहा था ना, अगर वो गलती से भी तुम्हें पकड़ लेता तो वो तुम्हें मार देता। और हमें पता चलता है कि कोटा फिर से वहाँ पर आ चुकी थी। जिसके बाद केटो कहती है कि आखिर उसका तुम क्या करोगी, अभी अभी मैंने अपनी एक जिंदगी को खो दिया है। ये सुनकर वो एक लंबी सी सांसें लेती है और केनिस कहता है कि अब आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी। तो वो केंगी को देखकर कहती है कि ये चीज सच में काफी ज्यादा बुरी है। तो वो कहती है कि अभी अभी मैंने अपनी एक जिंदगी खोई है। तो वो रोते हुए कहते हैं कि वो जीन्स सच में काफी ज्यादा प्रीशियस थे और आखिर क्या वजह थी कि जिसके लिए मैं यहाँ तक इतनी नीचे आई थी। पर तभी केंग्यू अपने मोड 5 का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारी पावर बॉल्स बन जाती हैं जो कि एक्सप्लोर होने के लिए तैयार थी। पर तभी सिंका मल्टीपल डायमेंशन मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करती है और ये देख कर केंग्यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक डायमेंशन को तोड़कर जितने भी बेसमेंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी वहाँ पर आ गए थे। केंग्यू उन सभी को यहाँ पर देख कर काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहते हैं कि इन लोगों से हाय कहो, क्योंकि ये एक नई मैनकाइंड है जो कि इस नई दुनिया को अपने एक चार्ज देने वाले हैं। और साथ ही वो रो रही थी, जिसके बाद पता चलता है कि बेसमेंट 3 से जितने भी लोग थे वो भी वहाँ पर आ गए थे। पहला एसवी जो कि बाहर निकलते ही कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैगो मर गया, मैं वो होना चाहता था जो कि उसे मार दे। जिसके बाद एक फिजिकल एबिलिटी वाली विलेन निकलती है जो कि बिल्कुल किसी व्हाइट फॉक्स की तरह लग रही थी, जिसका नाम हो है। जिसके बाद एक बूढ़ा आदमी जो कि फिजिकल एबिलिटी वाला है, उसका नाम टुआ है, वो कहता है लगता है कि इस बूढ़े आदमी की जरूरत है। जिसके बाद एक स्पेशल एबिलिटी वाला निकलता है जिसका नाम नटूरे है, वो कहता है बूढ़े आदमी, इस दुनिया के लिए हर एक इंसान की जरूरत होती है। जिसके बाद एक स्पेशल एबिलिटी वाली लड़की जिसका नाम पिच्ची है वो निकलती है, जिसकी एक पूंछ है। पर वो बहुत ज्यादा घबराते हुए सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जिसके बाद एक आदमी अपने कान में पेन खुरसे हुए और पाइप फूंकते हुए निकलता है, जो कि कहता है क्या एक हीरो सही से ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहने हुए है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे किसी इंस्पेक्शन के लिए बाहर निकाला है और इसका नाम वीडी है। जिसके बाद एक स्पेशल एबिलिटी वाली लड़की जिसका नाम मॉरिस है, वो बाहर निकलते ही उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि कमीने केवल वहीं पर धुआं उड़ाओ जहाँ पर धुआं उड़ाने का एरिया है। जिसके बाद चिंग चिंग करते हुए एक लड़की निकलती है और एक एलियन निकलता है जो कि कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, और उनका नाम जिंगजी और बूरॉन है। जिसके बाद एक लड़का स्पेशल एबिलिटी वाला जिसका नाम जो है, वो हंसते हुए आकर कहता है लगता है कि यहाँ पर वो लोग भी इकट्ठे हुए हैं जो कि किसी शैतान से भी ज्यादा बेकार है। जिसके बाद B4 से भी क्रिमिनल्स यहाँ पर गैदर होते हैं। एक लड़की जिसके पास अपनी तलवार नहीं थी, उसके पास स्पेशल और फिजिकल दोनों एबिलिटीज थी, इसका नाम जिन है। जिसके बाद एक आदमी निकलता है फिजिकल एबिलिटी वाला जिसका नाम स्टिफनेस है, वो कहता है ये कमीने बेकार से लोग, इन्हें वेपन से यहाँ पर बदला जा सकता है। जिसके बाद एक और फिजिकल एबिलिटी वाला ट्रीपर वो बाहर आकर कहता है क्या नंबर 4 अभी भी जिंदा है। फिर एक और लड़की जिसके पास समन और स्पेशल एबिलिटी है, मार्ली, वो बाहर निकलते ही कहती है मुझे लगता है कि ये कपड़े यहाँ पर काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं। एक साइबॉग हेड जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है वो बाहर निकलता है जिसका नाम हीरो है। पर केंग्यू की आंख इतना फटी की फटी रह जाती है जब वो अपने सामने से 2 और न्यू क्रिमिनल्स को आता हुआ देखता है जो कि B5 से निकले हुए क्रिमिनल्स थे। वो लड़की जो कि इस दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती है, स्पेशल एबिलिटी अहोरा, और हमारा मोस्ट वर्स्ट विलेन जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज है, हावेंग, जो कि केंग्यू को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर अगर कहा जाए तो केंग्यू सभी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके अंदर से अनलिमिटेड एनर्जी निकलना चालू हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे और वो अपने लास्ट मोड 0 को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी जितनी भी एनर्जी होती है देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसका एक आर्मर बना लिया था और वो गुस्से से भरा हुआ था। और हावेंग ये देखकर खुश होते हुए केंग्यू से कहता है तो चलो हमारा खेल अब शुरू करते हैं। और हमें दिखता है कि केंग्यू काफी गुस्से के साथ हावेंग पर हमला कर देता है और इसलिए ये फाइट यहाँ से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा।
अब जैसे केंग्यू और हावेंग का आमना सामना होता है, वहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स का एक दूसरे से टकराने की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी का रिफ्लेक्शन होता है और वहाँ पर उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर रही थी। और ये बिल्कुल एक ऐसी दहाड़ की तरह था जो कि देखने में ऐसा लगता था कि जैसे सभी चीजों को अपने अंदर खा जाएगा, और इसकी वजह से वो पूरा का पूरा प्रिजन हिल गया था। मॉरिस कहती है कि ये लड़ने का कैसा जंगली तरीका है। हो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग काफी ज्यादा सावधान होंगे और इस इम्पैक्ट वेव से कहीं घायल ना हो जाए। और हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं कि जितने भी इंस्पेक्टर्स थे वो इस इम्पैक्ट की वजह से काफी ज्यादा डर रहे थे और वो कहते हैं कि जल्दी से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर सियोन के तोते पूरी तरह से उड़ चुके थे। वो घबराते हुए कहती है कि आखिर चीजें आखिर में ऐसी कैसे हो सकती है, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी सोचा तक नहीं था। जिसके बाद सीन फिर से नीचे आ जाता है जहाँ पर केंग्यू अब इतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने की वजह से थक गया था और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। पर वो फिर से अपने मोड 0 को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से केवल उसकी आंखों में ही देखने पर मुझे काफी ज्यादा डर महसूस हो रहा है। और फिर नरेटर कहता है कि B3 और B4 के जितने भी क्रिमिनल्स थे उन सभी को इक्वलिटी की हीरोज नहीं पकड़ा था, पर फिर भी कभी भी कोई भी ऐसा नहीं था जिसने केंग्यू को अपने बैटल मोड के अंदर देखा हो। हीरो ये देखकर कहता है कि अब मैं समझ गया, यही वजह थी कि उस रोज ने केंग्यू को लड़ने से रोक दिया था। ट्रिपर बीच में बोलता है कि डेथ। सब लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं और वो कहता है कि ये वो डेथ है, अगर कोई इसे मैनिफेस्ट करता है तो वो बिल्कुल ऐसी दिखती है। सभी लोग उसकी इस अपीयरेंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। वीडी उसको देखकर जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर ड्राइंग करना चालू कर देता है और कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है, इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ। और नरेटर आगे बताता है कि उसको इस तरीके से देखकर कई सारे लोगों के मन में एवी महसूस हो रही थी। एसवी ये देखकर कहता है इसका ये मतलब है कि जो इसकी स्पेशल एबिलिटी है मैं उसे चुरा नहीं सकता। और नरेटर आगे कहता है और कई लोगों को इसे जलन महसूस हो रही थी। सन का ये देखकर रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर क्यों, आखिर उसने इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया। और नरेटर कहता है कि कई लोग इसकी वजह से दुखी थे और जो हावेंग था इसको देखकर काफी ज्यादा खुश था। और नरेटर इसको देखकर कहता है कि कई लोगों को ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। हावेंग कहता है कि आखिर तुमने कभी भी हमारी पुरानी लड़ाइयों में इस तरीके की टेक्निक को क्यों नहीं दिखाया था, इसका मतलब तुम्हारे पास अभी और भी कुछ है, तुम तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और तभी केंगी उसके काफी ज्यादा करीब आकर अपना मुक्का बनाता है और उसके मुंह पर दे मारता है। पर वो ये देखता है कि हावेंग का इसके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा था क्योंकि उसने उसके सामने एक शील्ड बना ली थी। और वो हंसते हुए कहता है इसका मतलब तुम्हारे स्लीव में अभी और भी कई सारी चीजें हैं, मैंने सही कहा ना। केंग्यू को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी हावेंग अपनी एनर्जीज की मदद से केंग्यू के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो इस इम्पैक्ट से टकराकर पीछे की तरफ सरकता हुआ चला जाता है। पर केंग्यू जल्दी से अपने आप को संभालता है, जिसके बाद स्टैंड लेकर वो अपनी एनर्जी को अनलीश करता है और फिर से हावेंग के ऊपर टैकल करने के लिए तैयार हो जाता है। और केवल आंखें झपकते से ही वो उसके करीब पहुंच गया था और जैसे ही वो अपने हाथ से हावेंग के गले को पकड़ पाता, पर वो इस चीज को महसूस करता है कि उसके सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर था जो कि अभी भी हावेंग तक पहुंचने के लिए उसको रोक रहा था। साथ ही वो हावेंग से कहता है कि मुझे पहले से ही ये पता है कि जो स्पेस मेरे सामने है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है। जिसके बाद वो फिर से केंगी के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे और मेला कहती है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है और ये सच में केवल अपनी एबिलिटी की मदद से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अपनी किसी भी तरीके की फिजिकल कॉम्बैट एबिलिटी को अभी तक तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा और इसके अलावा अभी ये अंडर एज्ड है। अगर ये एक बार एडल्ट हो गया तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि आखिर बड़ा होगा ये कैसा मॉन्स्टर बन सकता है। और नीचे हावेंग इस चीज को एंजॉय करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था तो बताओ आखिर तुम्हें ये कैसा लगा, आखिर तुम कहाँ चले गए। वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं हो रहा था और वो आगे कहता है कि मुझे पता है कि मैं ये जानता हूँ कि ये अटैक तुम्हें यहाँ पे बेहोश करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। पर तभी केंगी मौका देखकर अचानक ही उसके सामने आकर उसके चेहरे पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से हावेंग की हालत खराब हो गई थी और उसके मुंह से खून आना चालू हो गया था। जिसके बाद हावेंग फिर से अपने काफी ज्यादा पावरफुल मुक्के को बनाकर उसके पेट पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो पीछे बहुत दूर जाकर टकराता है, जिससे वहाँ पर एक और काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। और ऊपर जिंग और बोरॉन ये देखकर उसको एंजॉय कर रहे थे और बोरॉन
वॉरेन ये देखकर कहता है कि ये लड़ाई मॉन्स्टर्स के बीच में है, पर वो इसके आगे कुछ बोल पाता उससे ही पहले कैंग्यू उन दोनों के गले को काट कर उन दोनों को मार देता है। जिसके बाद हमें आगे दिखाते हैं कि वो काफी ज्यादा तेजी से एसवी की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से दिखाते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरे में धुआं धुआं हो गया था। पर जैसे कैंग्यू ये देखता है तो एसवी ने यहाँ पर डिफेंसिव मैजिक को इस्तेमाल किया था, जो कि मैंगो का है। एसवी कहता है कि मैंगो का डिफेंस मैजिक सच में काफी ज्यादा कमाल का मास्टरपीस है। ये तो एक बर्बादी थी कि वो इतने ज्यादा जल्दी मारा गया। क्या तुम्हें ये देखकर बेकार सा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे टीममेट का मैजिक मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ? पर कैंग्यू की एबिलिटी उससे काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उस बैरियर के ऊपर क्रैक्स आने लग गए थे। ये देखकर एसवी भी हैरान होता है और कहता है कि सच में मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा जलन हो रही है। और जैसे ही वो बैरियर टूटता है और कैंग्यू उसके ऊपर हमला कर पाता उससे ही पहले हीरो आकर उसके पीछे से उसके ऊपर एक जोरदार किक दे मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरा था। जिसके बाद हीरो देखता है कि कैंग्यू बहुत ज्यादा डरावने तरीके से फिर से उठकर खड़ा हो गया था और देखने में वो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में केवल बदला था और वो घूर घूर कर हीरो को देख रहा था। पर तभी नीचे से हावेंग की आवाज आती है कि रुक जाओ कैंग्यू, तुम यहाँ पर मेरे साथ खेल रहे हो। पर अब ये चीजें हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि छुपा रहे हो, जो कि तुमने पहले भी छुपाई थी और अभी भी छुपा रहे हो। लगता है कि तुम अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम एक प्रिजन ऑफिसर हो। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है और कैंग्यू की आंखें और भी ज्यादा भयानक लगने लगी थी। साथ ही वो आगे कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बड़े सॉफ्टी हो। जिसके बाद हावेंग आगे कहता है कि पर अब ये चीजें नहीं चलेंगी और वो अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है तो चलो मैं हम दोनों के लिए एक अच्छा सा प्ले ग्राउंड बना देता हूँ। और जैसे ही वो अपने हाथ को बंद करता है वहाँ पर पूरे प्रिजन के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर महसूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी दीवारें होती है वो सभी श्रिंक होने लगी थी। ये देखकर जितने भी ऑफिसर्स थे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे और कहते कि आखिर अचानक यहाँ पे ये क्या हो रहा है। और दिखता है कि जो पूरा प्रिजन है वो धीरे धीरे करके स्क्वीज होता चला जा रहा था। ये देखकर जितने प्रिजनर्स थे वो भी काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर उसके पास कितनी ज्यादा भयानक पावर है और किस तरीके से वो उस पूरे प्रिजन को केवल अपनी एक मुट्ठी की ताकत से पूरी तरह खत्म कर रहा है। और हावेंग एक डरावनी सी हंसी हंसते हुए कैंग्यू से कहता है तो चलो हम सभी बाहर चलकर खेलते हैं। और हमें उन लोगों की शक्ल दिखाते हैं जो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि पूरा लूसलेस प्रिजन पूरी तरह तबाह होता चला जा रहा था। उन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस बहुत ज्यादा घबरा रहे थे कि आखिर अब वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। पर तब कैंग्यू की एबिलिटी अचानक उन सभी को बॉल के अंदर कवर करना चालू कर देती है। जैसे जैसे प्रिजन टूटता चला जा रहा था कैंग्यू ने सभी लोगों को अपनी एनर्जी के अंदर कवर कर लिया था, जिसके बाद वो उन सभी को उस तबाह हो रहे प्रिजन के अंदर से बाहर फेंक देता है, यानी उसने उन सभी की जान बचा ली थी। जिसके बाद वो हावेंग पर हमला कर देता है तो हावेंग ये देखकर कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा तबाह हो रही है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और कैंग्यू बिल्कुल उसकी जस्ट सामने आ गया था, पर तभी सिंका का गेट उसके सामने ओपन हो जाता है और कैंग्यू वहाँ से गायब हो गया था। साथ ही वो कैंग्यू से कहती है कि तुम्हें उस समय उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जब वो लोग अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हो। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर काफी ज्यादा धूल उड़ रही है। जिन ये देखकर नीचे से एक पत्थर उठाती है और उसके ऊपर अपने मैजिक को इस्तेमाल करने लगी थी। सिंका और वो दोनों भी इस चीज को घूर घूर कर देख रहे थे कि अचानक ही उसका शेप यहाँ पर बदलने लगा है। सिंका देखती है कि देखते ही देखते उस पत्थर से एक तलवार बन गई थी और अचानक ही वो एक धारदार तलवार के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सिंका जिनसे पूछती है कि अगर तुम इसका क्या करोगी, और जैसे ही वो अपनी तलवार को गेट के ऊपर घुमाती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सिंका भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी, पर वो जिनसे कहती है कि अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से बर्बाद क्यों कर रही हो, हम लोग इस तरीके से भी तो यहाँ से निकल सकते हैं। और उसने अपना पोर्टल गेट बना लिया था जिससे वो कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और बेचारी जिन यहाँ पर उसकी ताकत का पोपट बन जाता है। दूसरी तरफ हम एक शहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि कैंग्यू अचानक ही उन लोगों की कार के सामने आ गया था और वो बिल्कुल किसी बुत की तरह खड़ा हुआ था। सभी लोग ये देखकर कंफ्यूज थे कि आखिर अचानक से ये यहाँ पर कैसे आ गया। पर थोड़ी देर बाद उसके पैरों के नीचे एक और गेट ओपन होता है जिसके अंदर से वो फिर से वहाँ से गायब हो गया था। और सभी लोग ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहते कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्या वो एक विलेन था। पर उन्हें क्या पता कि यही वो हीरो है जो कि सभी विलेन का नाश करने में लगा हुआ है। अब कैंग्यू जैसे ही वहाँ पर आ जाता है वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं उड़ रहा था, पर उसकी आंखों में अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा था। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है
है। हमें दिखाते हैं कि लूसलेस प्रिजन का कचरा पूरी तरह से एक गेंद के अंदर बदल चुका है और वो एक काफी ज्यादा बड़ी कचरे की गेंद बन चुकी थी, जिसे हावेंग अभी भी आसमान में फ्लोट कर रहा था और हावेंग अभी भी उसके ऊपर खड़ा हुआ था, जो कि कैंग्यू के ऊपर उसे कभी भी फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और अचानक ही उसके अंदर एक धमाका होता है और हावेंग कैंग्यू के ऊपर उसको फेंकते हुए कहता है कि अब ये फटने वाला है और लूसलेस प्रिजन का पूरा मलबा कैंग्यू के ऊपर आकर टकराता है, जिससे वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा बन गया था। और उस लूसलेस प्रिजन के गायब हो जाने की वजह से वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एक खाई हो गई हो। अब जैसे ही हावेंग वापस नीचे आ जाता है, वो कैंग्यू की हालत देखता है कि कैंग्यू के चेहरे से खून आ रहा था और अब उसका थोड़ा सा आर्मर भी टूट चुका था। और ऊपर से सिनका और बाकी सभी लोग ये देख रहे थे। सिनका उससे कहती कि कोई भी इनके रास्ते में नहीं आएगा, हम लोग ऊपर से खड़े होकर बस इन लोगों को देखेंगे। तो नरेटर आकर हम लोगों को ये बताता है कि आखिर क्या वजह थी कि B3 और B4 की जो क्रिमिनल्स हैं वो सिनका की यहाँ पर बातें सुन रहे थे, पर उनको देख कर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई इस तरीके के हों जो कि इस तरीके की किसी बात को सुने। जिसके लिए हमें पास्ट का एक छोटा सा सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिनका स्टेफनेस के सामने आकर खड़ी हो गई थी और वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो मैं तुम्हारे जितने भी डिजायर्स हैं और जैसे भी डिजायर्स हैं उन सबको फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ। और वो ये देखकर समझ रहा था कि आखिर उसे किस तरीके के डिजायर्स थे जो कि कंप्लीट करने थे। सिल्का ने जितने भी क्रिमिनल्स थे उन सभी की डिजायर्स को इस्तेमाल किया, जो कि हर एक इंसान की फीलिंग्स के अंदर होते हैं, और यही चीज थी जिसकी वजह से सभी क्रिमिनल्स उसकी अल्फा वर्ल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए थे। पर जब वो एजवी के पास जाती है, वो कहता है कि आखिर क्या होगा अगर मैं तुम्हें रिफ्यूज कर देता हूँ। वो कहती है कि अगर तुम मुझे रिफ्यूज करते हो तो मुझे ये कहते हुए सच में बुरा लग रहा है, पर तुम्हें मरना होगा। और नरेटर आगे कहता है कि हाँ, इसके अलावा ये और रीजन था। और जब सिनका हावेंग के पास जाती है तो वो ये सुनकर ठहाके लगाते हुए कहता है कि एक न्यू मैनकाइंड, और इसी वजह से तुम कैंग्यू से शादी करना चाहती हो और उसके बाद तुम मुझसे भी शादी कर लोगी, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। सिनका कहती है मैं ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हुई कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है, पर वो आगे कहता है कि पर इस चीज में एक दिक्कत है, क्योंकि मुझे लगता है कि कैंग्यू से लड़ना तुम्हारे इस ऑफर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिनका हावेंग को मनाने की कोशिश करते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुम केवल शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से तुम इस चीज की पूरी तरह से एडिक्ट बन जाओगे। क्यों न तुम इसके लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। अगर मान लो कि तुम कैंग्यू को यहाँ पर मार देते हो तो आगे इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में मजा करने के लिए क्या रह जाएगा। तो वो कहता है कि हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, पर ऐसा हो सकता है कि मैं आखिर में मारा जाऊं, और वैसे भी ये चीज मेरे लिए पूरी तरह से ठीक होगी अगर मैं एंजॉय करते हुए मर भी जाता हूँ। तो सिनका थोड़ी सी सीरियस होते हुए कहती है अगर मान लो कि मैं कैंग्यू के बच्चे को जन्म देती हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे बच्चे को भी जन्म दूंगी, तो वो जब बड़े हो जाएंगे उसके बाद भी तुम्हें काफी ज्यादा मजा देंगे, और एक बार जब तुम एडल्ट बन जाओगे तो तुम अभी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें कैंग्यू से लड़ने के लिए और भी कई सारे मौके मिलेंगे जिसमें तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और सिनका आगे कहती है इसलिए हमें अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो तुम मरते दम तक काफी ज्यादा अच्छा एंजॉय कर सकते हो। अब हावेंग इसके बारे में सुनकर थोड़ी देर तक तो सोचता है, और सिनका की चमकती हुई आंखें देखने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, इससे मुझे काफी ज्यादा मजा मिलेगा। ये सुनकर सिनका खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने सच में काफी ज्यादा कमाल का डिसीजन लिया है। पर हावेंग उससे कहता है कि पर इसके अलावा एक और चीज है, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, तो अगर हम लोग एक दूसरे के साथ भविष्य में शादी कैसे कर सकते हैं। वो कहती है कि इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, जब तुम बड़े होगे तब तक तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हावेंग की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कैंग्यू ने उसके पेट पे एक जोरदार मुक्का दे मारा था, जिससे वो जाकर पीछे दीवार से टकराता है और वहाँ पर एक काफी गहरा गड्ढा हो गया था, और साथ ही हाँ, उसके मुंह से खून आने लगा था। फिर वो हंसते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक हाथ यहाँ पे पूरी तरह से काफी नहीं होगा, पर कैंग्यू यहाँ पे एक चीज है जो कि मैं तुमसे कहना चाहता था। तुम इस लंबे समय से पूरी तरह से साइलेंट थे, या फिर कुछ ऐसा है कि तुम इस फॉर्म के अंदर बात कर ही नहीं सकते। जिसके बाद वो उसके हाथ में जो मीट रखे हुए था उसके बारे में कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है कैंग्यू ये तुम्हारा बड़ा भाई है। अब ये सुनने के बाद कैंग्यू का पारा जैसे पूरी तरह से चढ़ चुका था, वो काफी ज्यादा गुस्से में हावेंग की तरफ बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है, साथ ही उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। ये देखकर हावेंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस फॉर्म में भी बात कर सकते हो। पर कैंग्यू को अपनी तरफ इस तरीके से बढ़ता हुआ देखकर हावेंग कई सारे पत्थरों को उठा लेता है और उनको फिर धीरे करके शार्प कर लेता है, जिससे वो कई सारे स्पाइन्स बन गई थी। और जैसे ही कैंग्यू उसके ऊपर पंच मारता, वो कई सारे स्पाइन्स उसके सामने आ जाते हैं और हावेंग उन सभी को कैंग्यू के ऊपर
छोड़ देता है, जिसकी वजह से केंग्यू को दिक्कत आ रही थी। और जैसे वो साइड में देखता है तो वहाँ से कई सारे स्पाइन थे जिनको वो अपने एक ही हाथ के इशारे से तबाह कर देता है। हावेंग फिर दूसरी तरफ देखता है कि वो मीट बॉल आसमान में उड़कर उसी की तरफ आ रही थी, पर जैसे ही वो मीट बॉल उसके काफी ज्यादा करीब आ गई थी वो उसको टच कर ही नहीं पा रहा था। वो कितनी भी कोशिश कर ले पर उसे पता था कि वो उसका भाई है, जिसकी वजह से हावेंग इस चीज का फायदा उठाता है और उस मीट बॉल को उसके पेट पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो पीछे जाकर टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ था। जिसके बाद हावेंग फिर से उस मीट बॉल को अपने पास बुला लेता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते? अच्छा तो रुको, मेरे पास एक और काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। अगर तुम इस चीज के ऊपर अटैक नहीं कर सकते तो अगर क्या होगा अगर मैं ऐसे खा लेता हूँ तो? पर रुको, ये मीट बॉल काफी ज्यादा बड़ी है, मुझे इसे थोड़ा सा और छोटा करना होगा जिससे मैं एक ही कौर में इसे खा सकूं। केंग्यू को ये देखकर हावेंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे आकर उसके पेट पे एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी अतड़ियां पूरी बाहर आने के लिए तैयार थी। सच में उसकी शक्ल दर्द से किर्रार रही थी। और ऐसे ही एक काफी ज्यादा बड़े धमाके के साथ केंग्यू ने हावेंग को जमीन पर लिटा दिया था, जिसके बाद वो उसके ऊपर मुक्का मारता है और फिर दूसरा मुक्का बनाकर फिर से उसके पेट पर दे मारता है और ऐसे ही उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। ये देखकर सभी विलेंस इस चीज को एंजॉय कर रहे थे, पर ऐसा नहीं था कि वो इसमें कुछ कर सकते हैं। पर तभी केंग्यू ये देखता है कि हावेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव निकालता है और हावेंग की अटैक की वजह से ये एनर्जी आसमान को छूते हुए निकल जाती है। ये एनर्जी सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि सभी लोग इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक थे और सिनका की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर वो इसको देखकर कहती कि तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। पर ये काफी ज्यादा बुरा है। ये काफी ज्यादा अच्छा होता कि अगर वो दोनों यहाँ पे मान जाते तो। पर उसके दोनों बटलर्स कहते हैं कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। साथ ही केनेथ कहता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब ये लड़ाई खत्म होने वाली है, क्योंकि हमें दिखाते हैं कि दोनों ही जमीन पर पड़े हुए थे। हावेंग की भी हालत काफी खराब थी और केंग्यू की भी हालत काफी खराब थी, पर केंग्यू फिर से उठकर बैठ गया था, पर अभी भी उसकी आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो फिर से अपने स्किल को इस्तेमाल करने लग जाता है। ये देखकर हावेंग काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि केंग्यू के अंदर से फिर से उसकी एनर्जीज निकलना चालू हो जाती है, जो बिल्कुल किसी रस्सी की तरह थी। जैसे जैसे वो फैलती जा रही थी, हावेंग ये देखकर सरप्राइज था और अचानक ही सब लोगों के देखते ही देखते वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा डॉम बन जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। हावेंग भी ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर हंसते हुए कहता है कि आखिर और कितने सारे स्किल्स है जो कि तुम अपने पास रखे हुए हो, सच में तुम्हें हराना पूरी तरह से नामुमकिन है केंग्यू। जिसके बाद वो आगे केंग्यू से कहता है, तो बताओ आखिर ये चीज कैसी लगती है? अगर तुम किसी को मारते हो तो वो फीलिंग आखिर तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हें भी बिल्कुल मेरी ही तरह काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस होता है, क्योंकि वो केवल तुम्हारे छूने से ही गायब हो जाते हैं? पर मैं ये चीज समझता हूँ कि ये चीज तुम्हारे लिए सेटिस्फाइंग नहीं होगी, इसी वजह से तुम अपने इमोशंस को इस तरीके से रिलीज कर रहे हो। केंग्यू को ये सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि अपना ये मुंह बंद रखो। हावेंग कहता है, तो और क्या तुम्हें भी काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है अपने इस तरीके की प्रिटीफुल इमोशंस को बाहर निकालने के बाद मेरे साथ इस तरीके से खेल कर? तुम्हें भी जरूर इन फीलिंग्स की वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग महसूस होता होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से तुम केवल अपने पावर्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और क्योंकि तुमने अपनी जर्नी उन कचरों के टुकड़ों के साथ शुरू करी थी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? केंगी को ये सुनकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही थी और वो कहता है कि तुम कभी भी इस चीज को कुछ भी नहीं समझ सकते, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हावेंग ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, पर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक सा स्किल है। ऐसा लगता है कि ये जरूर तुम्हारा लास्ट अटैक होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अब मैं भी अपने लिमिट पर आ चुका हूँ, ये काफी ज्यादा बुरा है। और जैसे ही ऊपर से स्पाइन्स आना चालू होती हैं, ये देखकर वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ अगर मैं भी एडल्ट होता जैसा कि सिंका ने कहा था, तो शायद ऐसा हो सकता था कि मैं तुम्हें यहाँ पर हरा पाता। पर केंग्यू अपने फाइनल अटैक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आज और अभी यहाँ पर तुम मरने वाले हो। सिंका बाहर से उस डोम के अंदर होने वाली चीजों के बारे में सोचकर काफी ज्यादा डर रही थी। वो कहती है कि आखिर अंदर वहाँ पर क्या हो रहा होगा। जिसके बाद वो अपना गेट ओपन कर जैसे ही अंदर देखती है, वो हावेंग को आवाज देती है, पर जैसे ही उसकी आंखें हावेंग के ऊपर जाती हैं, वो भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि केंग्यू की स्किल ने उसको
उसको पूरी तरह से छलनी छलनी कर दिया था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद यहाँ पर मर चुका है। पर कैंग्यू की आंखों में अभी भी गुस्से की आग झुलस रही थी। पर सिनका ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से अपने गेट को ओपन कर हावेंग को बाहर ले आती है। वो हावेंग की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि प्लीज कोई जल्दी से जल्दी इसको हील करो। ट्रिपर आगे की तरफ आता है और उससे कहता है कि जल्दी साइड में हो जाओ और वो अपने हाथ सीधे उसकी छाती के अंदर डाल देता है और ये देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अपनी एबिलिटी की मदद से अपने वाइटल पॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर लिया, वो भी इस लड़ाई के बीच में। पर जैसे जैसे वो हावेंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, कैंग्यू की एबिलिटी उसके हाथ के ऊपर चढ़ती चली जा रही थी, जिसके बाद वो खड़ा हो गया था और वो कहता है कि अब ये पूरी तरह से ठीक है। सिनका उसके लिए परेशान होते हुए कहती है कि हावेंग जल्दी से जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ। और ट्रिपर कैंग्यू की एबिलिटी को देखकर कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अनसेटलिंग एबिलिटी है। और अचानक ही वो अपने हाथ को ही काट लेता है। ये देखकर सभी लोग थोड़े से सरप्राइज थे और अचानक ही उसका हाथ फिर से उगे आया था और वो उन लोगों से कहता है तो बताओ आखिर अब हम लोगों को कैंग्यू का क्या करना है। तो हीरो उससे कहता है कि आखिर और क्या, उसे यहाँ पर मार देते हैं। पर सिनका ये सुनते ही उन लोगों से कहती कि रुको रुको, ऐसा कुछ भी करने से पहले मैं एक बार उससे बात करना चाहती हूँ। हमें कैंग्यू को दिखाते हैं जो कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने के बाद जमीन पर पड़ा हुआ था और जैसे ही उसे होश आता है वो आगे बढ़ना चालू करता है और उसे अपने सामने अपने बड़े भाई की वही मीट बॉल पड़ी हुई दिखती है, जिसको देखकर वो जल्दी से उसे उठा लेता है। ये देखकर उसे अपने बड़े भाई की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि वो कहीं यहाँ पर रोना दे। कैंग्यू अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी सिनका वहाँ पर आ जाती है जो कि उससे कहती है कि मैं आखिरी बार तुमसे ये कहना चाहती हूँ, अब इस चीज में ज्यादा समय नहीं हुआ है, प्लीज हमारे साथ चलो। पर वो ये देखती है कि कैंग्यू उसकी बात सुनने के लिए तैयार था ही नहीं। भले ही उसके पास केवल 1% पावर ही क्यों ना हो, पर वो उसको भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। पर उसकी एबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। ये देखकर वो कहती है कि तुम सच में ऐसा ही चाहते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। पर अचानक एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कैंग्यू का पूरा शरीर अपनी जगह पर पैरालाइज हो जाता है और एसवी कहता है कि नेगोशिएशन यहाँ पर खत्म होती है, चलो इसको जल्दी से यहाँ पर खत्म कर देते हैं, इससे पहले कि ये अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी को रिकवर कर सके। तो बताओ क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है। जिन और बाकी सभी लोग इस चीज के लिए एग्री करते हैं और कहते हैं कि इसको खत्म कर दो। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे इस बच्चे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। पीक कहती है कि मुझे लोगों को मारना काफी ज्यादा डरावना सा लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान को जिंदा छोड़ दिया तो ये चीज और भी ज्यादा खतरनाक होगी। नेचर कहता है कि इस चीज में कोई भी बुराई नहीं है कि अगर तुम नेचर का एक हिस्सा बनते हो। माइल कहते हैं कि जल्दी करो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्रिस्टोफर कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये इंसान मुझे एंटरटेन करने के लिए काफी था। और वीडी भी कहता है कि आखिर ये अंत ऐसा कैसे हो सकता है, ये काफी ज्यादा बुरा है। जो कहता है कि ये किसी डीमन से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। हो उसके मजे लेते हुए कहती है कि तुम तो सच में एक डरपोक से बिल्ली निकले। और उन लोगों की ऐसे बातें चली रही थी, पर तभी हीरो अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा करने लग जाता है और उन लोगों से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। वो बिल्कुल एंटमैन की तरह या फिर अल्ट्रामैन की तरह अपने साइज को बढ़ा सकता था और अब सभी के सभी उसके सामने चींटियां लग रहे थे, जिसके बाद हीरो अपने काफी ज्यादा बड़ा सा मुक्का बनाता है और उसे कैंग्यू के ऊपर दे मारता है। सच में ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कई सारी बिल्डिंग्स को एक साथ फेंक दिया हो। पर कैंग्यू अपने आप को बचाने की ना कोशिश करते हुए उस मीट बॉल को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसके भाई की एक आखिरी निशानी बची हुई थी। ये सीन देखने में सच में काफी ज्यादा इमोशनल है और हीरो को अटैक करता हुआ देखकर बाकी सभी लोग भी अपने अटैक्स को प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं और B3 और B4 के जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो सभी कैंग्यू के ऊपर एक एक करके अटैक करने लग जाते हैं। और ऐसे ही करते हुए न जाने कितना ज्यादा समय बीत जाता है। कैंग्यू का शरीर जमीन पर ऐसा पड़ा हुआ था जैसे कि सच में उसके अंदर बिल्कुल भी जान न बची हो, पर वो केवल अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस मीट बॉल की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी एनर्जी से उसे पूरी तरह से कवर कर लिया था। ये देखकर हीरो कहता है कि अब ठीक है, लगता है कि इसको खत्म करने का समय आ चुका है और वो अपना बड़ा सा पैर उठाकर कैंग्यू को यहाँ पर बिल्कुल किसी चींटी की तरह कुचलने ही वाला होता है। पर तभी सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि हावेंग ने यहाँ पर अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर का इस्तेमाल करते हुए हावेंग की जान बचा ली थी। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे और हावेंग को ही देख रहे थे और वो सिनका से कहता है कि तुमने ये पहले कहा नहीं था कि अगर मैं एक बार एडल्ट बन जाता हूँ तो मैं पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। सभी लोग उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर वो ये क्या कह रहा है और वो उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक सपना देखा है और मैं ये सच में चाहता हूँ कि मैं हावेंग को खुद ही मारूं। ये सुनकर सिनका और सभी लोग काफी
काफी ज्यादा सरप्राइज थे और वो आगे कहता है कि इसलिए कोई भी यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं मारेगा और ना ही इसके बारे में सोचेगा भी। सभी क्रिमिनल्स ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हक्के बक्के हो जाते हैं। एसबी का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है कि आगे ये किस तरीके की बकवास है, मैं इसको जल्दी तुरंत यहाँ पर मारना चाहता हूँ। पर सिनका अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है कि ठीक है, हम सब यहाँ से वापस चलेंगे। जैसे ही सभी क्रिमिनल्स ये सुनते हैं सभी सिनका की तरफ देखने लग जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम सभी को अपने प्रॉमिस याद है ना, जैसा मैंने कहा था तुम सभी वैसा ही करोगे। अब ये सुनकर कोई भी उसे कोई भी सवाल ना जवाब कुछ भी नहीं कर पाता और सभी लोग कहते हैं कि ठीक है वापस चलते हैं। और वहाँ पर कई सारे गेट से सभी लोग गायब होना चालू हो जाते हैं। सिनका हावेंग से कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, पर वो कहता है कि पूरी तरह से ठीक है। पर साथ ही वो ऊपर से केंग्यू को देख रहा था कि वो वहाँ पर पड़ा हुआ है और वो जाते हुए केंग्यू से कहता है कि हम लोग एक दूसरे से बाद में जरूर मिलेंगे और उस बार मैं जरूर जीतूंगा। और नरेटर आगे बताता है कि उस EMP अटैक के होने के बाद जो कि लूसलेस प्रिजन के अंदर हुआ था, B3 के 8 क्रिमिनल्स और B4 के 5 क्रिमिनल्स और साथ ही B5 के तीनों क्रिमिनल्स वो सभी प्रिजन तोड़कर गायब हो गए थे। और उन सभी के उस सीन से गायब हो जाने के बाद हमें किंगटॉन दिखता है जो कि ऊपर से केंग्यू की हालत देखकर हंसते हुए कहता है कि सच में ये दुनिया काफी ज्यादा शोर भरी होने वाली है। कि जैसा कि सिनका ने कहा था कि आगे आने वाले फ्यूचर में सिनका इस दुनिया को पूरी तरह से उलट पुलट कर देगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक हरे भरे जंगल के अंदर एक स्टार को दिखाते हैं जिसने डायपर पहना हुआ था और वो एक अजीबी भाषा में म्याऊ 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 कर रहा था। एक लड़की उसके पास बैठकर कहती है कि सच में, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरीके की उसे रिपोर्ट दे रहा है। ये सुनकर वो कहती है पर ऐसा नहीं है, मैं अभी इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हूँ। तो वो म्याऊ 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 करता है जिसके बाद समझ में आता है कि जैसे कि वो कोई वीडियो चल रही थी और स्क्रीन बंद हो जाती है। जिसके बाद हमारा न्यू वर्ल्ड यानी अल्फा वर्ल्ड के अंदर वेलकम किया जाता है सिनका यानी इस नई दुनिया के अंदर जहाँ पर मैं आपकी ईव हूँ, स्वागत है। और मेरे साथ यहाँ पर 2 गेस्ट हैं, केसन और गेटो, दोनों ही अपने बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये अल्फा वर्ल्ड है क्या। तो केनेस बताना चालू करता है कि एक ऐसा वर्ल्ड जिसको खुद बनाया जाएगा जिससे इंसानियत को किसी भी तरीके से बीमार होने से रोका जा सके और मैं सिनका उस मैनकाइंड की ईव होंगी। जिसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि आखिर हम अल्फा वर्ल्ड के एक पार्ट कैसे बन सकते हैं। गेटो कहते हैं कि अल्फा वर्ल्ड का एक पार्ट बनने के लिए तुम्हें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। पहली कंडीशन, तुम्हारे पास एक काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन, तुम उन लोगों को डिफेंड नहीं कर सकते जिनके पास सेलेक्टेड जीन्स ना हो। और जो तीसरी कंडीशन है कि उस इंसान का काफी ज्यादा हेल्दी होना जरूरी है जो कि ब्रीड करने वाला है। जिसके बाद ब्रीडिंग की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की जाती है तो सिनका कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जीन्स यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होंगे इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने काफी ज्यादा खतरनाक क्राइम किया होगा जो कि मैनकाइंड के अंदर है, इसलिए उन लोगों को मौत दे दी जाएगी। तो ये समझ लो, अगर उन्होंने किसी तरीके का क्राइम किया है इसका मतलब उनकी मौत पूरी तरह से पक्की है। हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जिसकी भी जीन इस दुनिया के अंदर सेलेक्ट नहीं होगी उन सभी को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट। और आने वाले 1 महीने के अंदर मैं कई सारे लोगों को सेलेक्ट करूंगी जो कि इस अल्फा वर्ल्ड का पार्ट होंगे और इसलिए मैं उन सभी को इनविटेशंस भेज रही हूँ। और याद रखना, जो लोग भी इस इनविटेशन को रिजेक्ट करेंगे उन्हें ये मान लिया जाएगा कि वो उन लोगों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों के सेलेक्टेड जीन्स नहीं है। इसका मतलब यही कि उन लोगों को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे इन्विटेशन को सीरियस लेंगे। जिसके बाद सिनका आगे कहती है कि यही था जो कि आपकी फ्यूचर ईव आपको बता रही थी, बाय बाय। और ये बोलते से ये ब्रॉडकास्ट भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और हम एक काफी ज्यादा बड़ी स्क्रीन के सामने कई सारे लोगों को बैठा हुआ दिखाते हैं जो कि ये सब देख रहे थे और एक काफी ज्यादा जरूरी मीटिंग ले रहे थे। और यहाँ पर इस दुनिया के जितने भी काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं वो सभी थे और वो सिनका से निपटने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे। पर असल में उन लोगों के यहाँ पर बहस होना चालू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी हाई सोसाइटी वाले लोग थे और उनके पास काफी ज्यादा पावर थी और यूटिलिटी भी उन लोगों में से एक हिस्सा था। इसलिए वो उन लोगों की किसी भी तरीके की बात मानने के लिए तैयार था ही नहीं। वो उन लोगों से कहता है कि जिस तरीके से ये हीरोज यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं मुझे लगता है कि हम सभी को जितने भी विलेंस उन सभी को खत्म कर देना चाहिए। पर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और साथ ही वो उसे शांत करने की भी कोशिश कर रहे थे क्योंकि जब से रोज हीरो एसोसिएशन की चेयरमैन बनी थी ये दुनिया पूरी तरह से बेकार हो चुकी है।
और ऐसे ही उन लोगों की बहस चलती रहती है, पर वो कोई खास जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। पर आखिर में सभी लोग किसी भी तरह की कंक्लूजन पर नहीं निकलते और ये मीटिंग ऐसे ही खत्म हो जाती है। पर ऑटोरिटी की बात कोई भी नहीं सुनता, जिसकी वजह से उसका दिमाग सच में काफी ज्यादा खराब हो रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही वो मीटिंग से बाहर आता है तो उसकी सेक्रेटरी पूछती है कि आखिर मीटिंग कैसी रही, तो वो कहता है कि बहुत ही ज्यादा बेकार। वो कहता है कि मुझे इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग इतनी ज्यादा बात करते क्यों हैं। बस हमें जल्दी से उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करना है, जिसके बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। और वो रोज को गाली देते हुए कहता है कि ये सारी की सारी गलती उसकी है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि अगर आप इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि रोज की हीरो एसोसिएशन की चेयरमैन बन जाने के बाद WSC के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी उसी के फेवर में थे, जो कि वो कहा करती थी। इसलिए उन लोगों ने एक पार्टी बनाई। फायर कमिश्नर, नेचर डिफेंस वाइस प्रेसिडेंट और हीरो एसोसिएशन की चेयरमैन। और जो लोग पनिशमेंट के फेवर में थे वो केवल वर्ल्ड पार्टी और पुलिस कमिश्नर थे। और जो एक पार्टी जो कि किसी की तरफ भी नहीं थी वो केवल जस्टिस मिनिस्टर थे। और वो चारों हमेशा से ही आप दोनों के खिलाफ थे, इसी वजह से आपके जितने भी ओपिनियंस थे उन सभी को इग्नोर किया जा रहा था। यहाँ तक जो करंट प्रेसिडेंट है वो भी रोज की तरफ लिया करते थे। पर अभी हीरो एसोसिएशन की चेयरमैन की जो पोजीशन है वो पूरी तरह से खाली है। बस हमें अब उस जगह पर एक ऐसे इंसान को बैठाना हो जो कि हमारी तरफ हो। अगर 3 वर्सेस 3 होगा तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे ओपिनियंस को सीरियसली लिया जाना चालू कर दिया जाए। ये ट्रीटी ये सुनने के बाद कहता है कि यही तो वजह है, इसलिए हम लोग कैंगियो से मिलने के लिए जा रहे हैं, जिससे वो फिर से इक्वलिटी की हीरोज को फॉर्म करे। उसकी सेक्रेटरी ये सुनकर कहते हैं कि आप इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर है, तो वो कहता है कि बिल्कुल, और बाकी लोग भी पहले ही इस चीज के लिए अपना मूव चालू कर चुके हैं। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि गैंग्यू रोज के काफी ज्यादा करीब था? तो वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर जो करंट सिचुएशन है वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इसलिए जल्दी से हमें कैंग्यू से मिलने के लिए जाना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग्यू को दिखाते हैं, जहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स उसकी सर्जरी करने में लगे हुए थे, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी तरीके से खराब थी। उसके होंठ पूरे तरह सूख चुके थे और उसकी वेन्स दिखने लगी थी। Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force. Departed, if you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm